यस, मेरे परिवार में सबको डांस आता है, लेकिन एज ए करियर मैं चूज़ किया। मैं उतने अच्छे परिवार से नहीं था उस टाइम पे, कि तो मेरे लिए करना थोड़ा दिक्कत था। मुझे थर्ड प्राइज़ मिला था सबसे पहली बार। अच्छा, फर्स्ट ही कंपटीशन में आपको थर्ड प्राइज प्राइज़ से मिला मुझे। मतलब ऐसा कुछ साधन नहीं था दीपक उस टाइम पे कि मैं बाहर जाके कंपटीशन करूँ, या मेरे टाइम से उतना कंपटीशन होते भी नहीं थे और ना ही कोई टीचर्स था वहाँ पे सिखाने के लिए। आप वो आए थे और उस कंपटीशन में वो जज थे। तो जब मैं परफॉर्म किया तो उस कंपटीशन में मैं पूरे छत्तीसगढ़ आइडल में मैं फर्स्ट आया था, और वो फर्स्ट प्राइज़ मुझे छत्तीसगढ़ भिलाई करके आया था। तो वो उस टाइम पे मेरे आँख से आंसू आए। जब मैं एज ए कोरियोग्राफर में शो में गया तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं ऑन स्क्रीन काम करने वाला हूँ करके। तो जब मुझे पता चला कि मैं ऑन स्क्रीन काम करने वाला हूँ तो वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मतलब देखिए चमत्कार। मैं सीज़न 2 पे मैं बैठ के वहाँ एक आंसू गिराया और ये क्वेश्चन था कि वो कोरियोग्राफर सीट पे मैं क्यों नहीं हूँ। अगले ही सीज़न में मैं वहाँ था। तो आप सोचिए कि वो जो छोटा सा लड़का दूसरे के घर पे टीवी में जाके जिनको देखता था, जिनके डांस करता था, उसको ही नहीं पता था कि एक दिन वो उन्हीं हीरोइन के घर पे जाके उनके साथ बैठ के रोज कॉफी पियेंगे और उनकी बेटी को डांस सिखाएंगे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे। और मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे बड़ी जो खुशी की बात वो ये है कि आज नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो चुका है और माता रानी के आशीर्वाद से आज आप जो पीछे ट्रेलर चल रहा था उसमें देख के तो समझ ही गए होगे कि आज मेरे साथ कौन है। तो आज है मेरे साथ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो डांस गुरु, बस बोल दो ना तो सबसे पहले और सबसे आखिरी, मतलब मुझे लगता है इन्हीं का नाम आता है। तो मैं आज बहुत भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि सर ने मुझे टाइम दिया और मेरे एक रिक्वेस्ट करने पर सर ने मुझे हाँ बोल दिया। तो 5000 स्टूडेंट्स से ऊपर सर ने डांस सिखाया और उसमें मेरा भी एक नाम आ गया कि सर का मैं भी अब एक स्टूडेंट हूँ। आई एम सो हैप्पी। और आप सर को देखने के बाद मेरी बातें ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करोगे, सो प्लीज़ वेलकम मेरे आज के गेस्ट और हम सब के गुरु, और डांस के ही नहीं हमारे मोरल वैल्यू को भी समझाने वाले कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, और डिसिप्लिन सिखाने वाले और हर चीज़ में गुरु। सो गुरु के लिए कोई वर्ड ही नहीं होता, तो शिष्य सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि सर आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर मेरे पॉडकास्ट के लिए समय देने के लिए आपका। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप हाँ बोले, और आज लगता है कि इस पॉडकास्ट की थोड़ी गरिमा तो और बढ़ गई। एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर दीपक, क्योंकि मैंने आपके बारे में भी बहुत सुना है। जिस तरह से आपने मेरी तारीफ की, आपने अपनी तारीफ कोई नहीं करता है सर। तारीफ नहीं सर, मैं सच बोला हूँ। हाँ, लेकिन मैंने भी काफ़ी सुना है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ आना तो बनता ही था। आप सबकी मेहरबानी है, और मुझे लगता है कि सच में जब मैं शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिल पाऊँगा। बट अब जब आप सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए हाँ बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होता है सर कि आप लोग, मतलब मैं थैंकफुल हूँ सर आप लोग का, रियली दिल से आभार। और अनिल सर को हर कोई देखा होगा कि सर डांस सिखाते हैं, पर अनिल सर की लाइफ की जर्नी मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे। तो मैं आज इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी अगर नादानी हो जाए तो पहले ही गुरु से माफ़ी है। क्योंकि कई ऐसी बातें जो पूछनी नहीं चाहिए शिष्य, पर आज मजबूर है पूछने के लिए आपसे, तो इजाज़त है, क्योंकि इजाज़त तो पहले चाहिए रहता है। बिल्कुल है। थैंक यू सो मच सर। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और अभी से माफ़ी सर। बेसिकली हर कोई जानता है कि आप डांस टीचर हैं, लोग इसी नाम से प्रिटेंड भी करते हैं और इसी एक ख्वाब की तरह और एक नज़रिए से आपको देखना भी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में शुरू कर चुके हैं। क्योंकि आप यहीं तक नहीं हैं, आप यहाँ से लेके बॉम्बे तक हैं, और आपके कुछ स्टूडेंट्स तो अब आउट ऑफ इंडिया भी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली जानना ये चाहता हूँ, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब डांस की शुरुआत की थी सर, तो वो पहला स्टेप क्या था? मेरा डांस की जर्नी कब शुरू हुआ एक्चुअली वो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि शायद मेरे परिवार में ही डांस था। तो मैंने अपने भाई बहनों को डांस करते हुए देखा है, तो शायद उनसे ही धीरे धीरे करना मुझे आया डांस। फिर जैसे सभी का डांस की शुरुआत गणपति पूजा से होता है मस्त,
तो गणपति पूजा में मैं जाता था, तो वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग डांस करते थे, तो वहाँ Okay. कंपटीशन होता था, तो वहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं उतने अच्छे परिवार से नहीं था उस टाइम पे, ओके। तो मेरे लिए करना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन डांस मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो मैं बिना कोई प्रिपरेशन के उतर गया था। तो जब मैं पहली बार डांस किया गणपति पूजा पे कंपटीशन में, तो मुझे 3rd प्राइज़ मिला था सबसे पहली बार। अच्छा, फर्स्ट ही कंपटीशन में आपको थर्ड Third प्राइज prize से मिला मुझे। मतलब प्राइज था? हाँ मिला, Okay, प्राइज़ okay. मिला, Okay. लेकिन 3rd मिला। तो जो फर्स्ट आई थी एक लड़की, हम्म। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं फ़र्स्ट क्यों नहीं आया करके। तो फिर मैंने काफ़ी अगले साल का वेट किया कि अब जब कंपटीशन है तो मैं तैयारी से उतरूँगा करके, और लेकिन कोई तैयारी किया नहीं। वो तैयारी तो रोज़ ही चल रहा था मेरे अंदर, डांस इतना था कि मैं रोज़ ही डांस करता था। ओके। लेकिन जब नेक्स्ट कंपटीशन जब आया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ था कि मुझे फर्स्ट आना है करके। 1 साल आपने वेट किया? हाँ, ओके। क्योंकि ऐसा कुछ साधन नहीं था दीपक उस टाइम पे कि मैं बाहर जाके कंपटीशन करूँ, या मेरे टाइम से उतना कंपटीशन होते भी नहीं थे, और ना ही कोई टीचर्स था वहाँ पे सिखाने के लिए। आपको सिखाने के लिए मतलब किसी टीचर ने आपको नहीं सिखाया? इनिशियली डेज में देयर इज़ नो डांस अकेडमी, नो डांस टीचर। सर ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? ये मैं 95 and 6 की बात कर रहा हूँ। सर हम लोग पैदा हो गए थे। सीरियसली सर, आप 95 से डांस कर रहे हैं? हाँ सर ये तो सच में मतलब मैं बोल रहा था, मतलब मेरे लिए और ज्यादा मेरे गुज़बम्प आ रहे हैं इस बात से। तो उस खुद time से ही में- करना होता था। सर उस टाइम में डांस अलाउ करते थे इतना हमारे साइड? डांस अलाउ करते थे, लेकिन डांस को एज अ करियर चूज करने अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे डांस में कुछ कमाई होती नहीं थी, और जितने भी पढ़ाई नहीं करने वाले जो है वो डांस करते थे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जो डांस कर रहा है वो पढ़ाई नहीं करेगा। सर 95 में जब आप शुरू किए थे, आपकी एज ऑलमोस्ट क्या होगी? 4-5 साल? 3-3.5 साल। मतलब आप 3.5 साल के एज से डांस की तैयारी कर रहे हैं, डांस को सीख रहे हैं, तब आपको लग गया था कि मेरा ये एक हॉबी है या कैसे? नहीं, उस टाइम पे हाँ, ये मुझे अनुमान तो हो गया था कि डांस जो है वो मेरे को इटर्नल खुशी देता है मुझे, हैप्पीनेस। हाँ। ओके। एक मेरे को अलग एक दुनिया में लेके जाता है डांस। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि, और मुझे ये भी पता था मेरे बचपन से कि डांस में मैं बहुत अच्छा हूँ। आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता था कि मैं डांस अंदर से फीलिंग आती थी बचपन में ही कि हाँ, डांस मेरी खूबी है, मेरी खूबी है, और मैं डांस से लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये मुझे मालूम था बचपन से। सर ये तो अब हर कोई जानता है, पहले आप जानते थे, आपने खुद को समझाया और आज पूरा इंडिया मानता है। और इंडिया की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे भी लोगों को लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने तो थोड़ी बहुत सर के बारे में स्टडी की है। अब पॉडकास्ट देखने के बाद जो लोग देख रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको जानते ही हैं। सर डांस में मैंने देखा है, जब मैं भी बॉम्बे रहता हूँ तो मैंने देखा कि कोई क्लासिकल में होता है, कोई किसी और प्रोफेशन में होता है, तो कोई आपका भी स्पेसिफिक है कि मैं इसी Yes. टाइप का डांस सिखाता हूँ? यस। कैसा सर? स्टार्टिंग डेज में मैं बॉलीवुड करता था, हम्म। और मैंने किसी से सीखा नहीं उस टाइम पे। तो बॉलीवुड करते करते मुझे डांस की समझ आई। तो उस टाइम पे दूरदर्शन में रंगोली और चित्रहार जैसे कुछ आते थे जिसमें हम डांस देखा करते थे। तो उसमें उस टाइम पे सलमान, गोविंदा या रवीना टंडन, उस टाइम पे तो यही शिल्पा बड़े शेट्टी, सबसे यही सुपर सब के आर्टिस्ट डांस थे। चलते थे उस टाइम पे। तो मैं उनको ही देख के मुझे जो समझ में आता था मैं करता था। तो शुरुआत तो मेरी बॉलीवुड से हुई, और बॉलीवुड के साथ साथ धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हिप हॉप क्या है, कंटेम्प्रेरी क्या है, जैज़ क्या है। तो ये करते करते मुझे समझ में आया डांस को। लेकिन फिर जब मैं 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में पहुंचा, तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि डांस में अगर आपको करियर करना है तो आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। ये कौन सी ईयर में आप समझे? ये जब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में था, स्कूल में। ओके। तो मुझे समझ में आया। तो फिर क्लासिकल की बात आई, शास्त्रीय नृत्य की बात आई। तो फिर यहाँ पे हमारा जो बहुत फेमस है पूरे भारत
विश्व में में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, खैरागढ़। वो मुझे पता चला। सर तो बहुत कम लोगों को पता है कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा फेमस है Yes, yes. वो हमारे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में भी हमारे घर के बाजू में। ये मैं भी नहीं जानता था सर, मैं 2008 में जाना था ये चीज़। अच्छा। और मैं तब इतना प्रभावित हुआ कि हम जिस स्टेट में रहते हैं, कला का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े जो गुरु हैं नृत्य के, जैसे बिरजू महाराज जी, आज वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद है। लता मंगेशकर जी, वो सब आके यहाँ से डिलीट की उपाधि लेके गए हैं, यहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि लेके गए हैं। तो हमारा बहुत विश्वविख्यात आप बोल सकते हैं ये विश्वविद्यालय। सर जब आपने डांस शुरू किया था, जब आप छोटे थे, 3.5 साल वाली एज वाली कैरियर पकड़ लें, या जब आप 10th 11th में थे, क्या आपने कभी सोचा था कि भिलाई, उस टाइम भिलाई दुर्ग इतना बड़ा तो नहीं था जितना बड़ा अब बन चुका है। उस टाइम पे जिस जगह पे आप रहते थे, जिस जगह को मैं जानता हूँ, वो जगह भी उतना विकसित नहीं थी जो आज इतनी विकसित है। ठीक है, आपने कभी सोचा था कि यहाँ से मैं निकल के बॉलीवुड के उस मकाम पे रहूँगा कि जहाँ पे मैं हीरोइंस को भी डांस सिखाऊंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं डांस आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई सर, कुछ थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे मुझे भी और आपके लिसनर को भी? मैं चाहता हूँ सब जाने आज। हाँ, ये जर्नी स्टार्ट जैसे कि गणपति पूजा से मेरा कंपटीशन चालू हुआ, तो धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि बाहर स्टेट लेवल में कंपटीशन होता है, नेशनल लेवल में कंपटीशन होता है। तो मैं वहाँ जाता था, और उस टाइम पे क्योंकि वो कैसेट होता है ना, रील वाला कैसेट। हाँ, पहले तो वही होते थे सर। हाँ, एंड उस टाइम पे ऐसा कुछ एडिट करके कुछ कर नहीं सकते थे, तो 5 मिनट के या 6 मिनट के जो गाने होते थे उसमें पूरा करना पड़ता था हमको। हाँ, तो वो करता था मैं। तो उस कंपटीशन में जाके मैं परफॉर्म करता था, और लकीली जीत जाता था मैं। मतलब जीता तो मैंने हर जगह है, हर स्टेज पे सर ने झंडे गाड़े हैं। तो वो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो मुझे याद है कि 2006 में एक छत्तीसगढ़ आइडल करके कंपटीशन हुआ था सेक्टर 1 नेहरू कल्चर हाउस में। हाँ, मैं समझ गया, अपना सेक्टर 1 वाला। ठीक है। उस टाइम पे हमारे बहुत छत्तीसगढ़ के बहुत ग्रेट आर्टिस्ट जो हैं, डायरेक्टर अनुराग बासुदा, वो आए थे, और उस कंपटीशन में वो जज थे। तो जब मैं परफॉर्म किया, तो उस कंपटीशन में मैं पूरे छत्तीसगढ़ आइडल में मैं फर्स्ट आया था, और वो फर्स्ट प्राइज़ मुझे दादा के हाथों से मिला था, जो आज के डेट में बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर के नाम पे जाने जाते हैं भाई। हाँ, ये मैं थोड़ा, सर आप नहीं बोल रहे, मैं मेंशन कर रहा हूँ बीच में, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ा कनेक्शन मिलने वाला है यहाँ से, क्योंकि 2006 में जो मुझे जिन्होंने प्राइज़ दिया, बहुत साल बाद जब मैं मुंबई में पॉपुलर हुआ और मैं रियलिटी शोज़ किया, तो मेरे जो शो था सुपर डांसर चैप्टर 3 ऑन सोनी चैनल, उसके जज भी अनुराग बासुदा थे, और वापस उन्होंने मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भिलाई में तो लोहे का कारखाना है, तो ये रबड़ का कारखाना आप कैसे बना रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, तो अनिल जी आप तो रबड़ का कारखाना वहाँ चालू करके रखे हैं करके। तो ये मेरा जो कैसा फील हुआ था सर 2006 के बाद? आप कौन सी ईयर पे सर वहाँ पे गए थे? बॉम्बे 2019। 3 साल बाद अनुराग सर फिर आपको मिले रियलिटी शो पे। तब क्या फील हुआ था 2006 और 2009, 3 साल उस जगह पे पहुँचने के बाद, उस बीच के दौरान? फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ से और छत्तीसगढ़ से वहाँ तक कोई गया नहीं था। तो दैट टाइम हाँ, तो मतलब स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी रेडी करके भेजा। मुझे जहाँ तक पता है आपके कई स्टूडेंट रियलिटी शो जीत भी चुके हैं। हाँ, हम इस पे भी आएंगे, पहले ये वाली बात कंप्लीट करते हैं। तो जब मैं एज ए कोरियोग्राफर में शो में गया, तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं ऑन स्क्रीन काम करने वाला हूँ करके। तो जब मुझे पता चला कि मैं ऑन स्क्रीन काम करने वाला हूँ, तो वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मतलब मैंने जो इतने साल से जो मेहनत किया बिना सोचे समझे, शायद वो मुझे वहाँ पे उसका वो फल मिल रहा है करके। और खुशी की बात ये थी कि मेरे ही छत्तीसगढ़ के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो सामने हैं, और वो मुझे पहचान रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो। सर नो डाउट
मैंने आपसे दो चीज़ें पूछी, एक तो 1995 आपने बताया, फिर अगला जो दौर शुरू हुआ 2006, फिर उसके आगे एक पड़ाव आपने मुझे और बताया 2009। 19 मैं वो 3 साल, सॉरी 9 में सुन रहा था, 19 2006 से 2019 तक आपको इतना बीच का गैप। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा और शायद आप समझ पाओगे सर। 1995 से 2019, 19-5 अपने हो गए 24 साल। 24 साल का सर जो स्ट्रगल होगा वो आप बताना चाहोगे प्लीज़? क्योंकि 24 साल तक अपने आप को आप कैसे बांध के रखे खुद से कि मैं ये चीज़ पा लूँगा या अचीव कर लूँगा, ये इतना आसान जर्नी नहीं रहा होगा। नहीं रहा था बिल्कुल भी। क्या स्ट्रगल किया सर? 2006 के बाद मेरी जो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जिसको मैंने रेडी करके रियलिटी शोज में भेजा डैडी लिटिल मास्टर सीजन 2 में, वो थी रिमशा अंबर। हाँ, रिमशा अंबर। तो 2012 में मैं फेमस हुआ कि हाँ मतलब कोई एकेडमी है जहाँ से यहाँ से बच्चों को रेडी करके भेजते हैं और आता है। तो 2012 में जब हम पहली बार देखे स्क्रीन में छत्तीसगढ़ भिलाई करके आया था, तो वो उस टाइम पे मेरे आँख से आंसू आ गए। कौन सा ईयर सर? 2012 2012 में आपकी पहली स्टूडेंट रियलिटी शो मास्टर जी टीवी में आई थी। Okay. तो वो जो हम यहाँ बैठ के देख रहे थे, तो वो छत्तीसगढ़ भिलाई जो स्क्रीन पे आता है ना, रिमशा अंबर 8 साल भिलाई छत्तीसगढ़, तो वो देख के जो मुझे यहाँ से मेरे अंदर एक वो आया कि मतलब मैंने किया कुछ मेरे छत्तीसगढ़ के लिए। तो वो स्क्रीन पे टेलीविज़न पे आना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तो फिर 2012 से मैंने जो कंटिन्यू हर साल मैं एक स्टूडेंट को रेडी करके मैं रियलिटी शोज में भेजता था, तो वो मेरा कंटिन्यू जारी रहा। लेकिन फिर बाद में मुझे फेल हुआ कि मैं मतलब स्टूडेंट्स को रेडी करके भेज रहा हूँ, व्हाट अबाउट मी। तो फिर एक टाइम पे मैं अपने बारे में सोचना चालू किया कि नहीं, अब मुझे भी स्क्रीन पे जाना है करके। तो फिर सुपर डांसर सीज़न 1 में मेरी एक स्टूडेंट गई अनन्या चौक से, वो बहुत फेमस हुई। फिर सीज़न 2 में गई शगुन सिंह, वो बहुत फेमस हुई। यहाँ आज वो शगुन मुंबई में लीड एक्ट्रेस काम कर रही है बिल्कुल। तो शगुन नाम बोले ना तो मेरे को ध्यान आ गया। हाँ। तो वो आज मुंबई में है, लेकिन जब वो सुपर डांसर चैप्टर 2 में थी तो वहाँ पे एक एपिसोड था गुरु शिष्य। तो उसके लिए मुझे कॉल किया गया कि जिनके जो एक्चुअल गुरु हैं उनको बुलाया। तो वहाँ पे मुझे गया और ये स्टेज है, ये जजेस का पैनल है। यहाँ राइट साइड में सारे कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट हैं, लेफ्ट साइड में सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं पेरेंट्स की जगह पे बैठा। शगुन ने परफॉर्म किया अपने कोरियोग्राफर के साथ और मैंने सबका 1 by 1 परफॉर्मेंस देखा। तो मैं खुद से क्वेश्चन किया वहाँ पे बैठे बैठे पेरेंट्स की जगह पे कि अनिल मतलब ऐसी क्या कमी रह गई है जो मैं उस सीट पे नहीं हूँ जो कोरियोग्राफर्स बैठे हुए हैं। आपने खुद से ये क्वेश्चन पूछा? किया। ओके। सीज़न 2 चैप्टर 2 में सुपर डांसर में। तो मुझे रोना आया, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स को मैंने हाइड कर रहे थे। डांसर सर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें फील होती हैं क्योंकि डांस सिर्फ स्टेप सीखने का चीज़ नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पूरा फीलिंग से ही आता है। हाँ, डांस इज इमोशंस। Right. तो मुझे रोना आया और मैं रोया भी उस टाइम पे। मैंने फिर हाइड किया और मैं खुद से क्वेश्चन किया कि उस कोरियोग्राफर सीट में मैं क्यों नहीं हूँ, मुझ में क्या कमी है करके। ओके। तो वो जो सुपर डांसर चैप्टर 2 में जो मेरे आंसू गिरे थे, शायद वो जो आंसू गिरा वो भगवान को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, मेरे जिनके आप आराध्य, जिनको आप मानते हैं। मानता हूँ जिनको। आप देखिए चमत्कार, मैं सीज़न 2 पे मैं बैठ के वहाँ एक आंसू गिराया और ये क्वेश्चन किया कि वो कोरियोग्राफर सीट पे मैं क्यों नहीं हूँ। अगले ही सीज़न में मैं वहाँ था एज अ कोरियोग्राफर। आप ये चमत्कार देखिए। गॉड इज काइंड। यस, आई बिलीव इन गॉड। और जब आप मेहनत करोगे तो भगवान देते हैं, इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल अनिल सर है। आज नहीं तो कभी ना कभी आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ये मैं बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन डेस्टिनी ऑल्सो, क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, ओनिडा का मेरे घर पे था। हाँ, मेरे भी घर पे छोटा सोलोरा, फिर ओनिडा
और एक रेडियो हुआ करता था जिसमें मेरे पापा गाना सुना करते थे, तो मेरे पापा डांस करते थे तो मैं उनको फॉलो करता था। तो उस डैड भी डांसर थे? यस, मेरे परिवार में सबको डांस आता है, लेकिन एज ए करियर मैं चूज किया। मतलब पूरी मेरी फैमिली family डांसर्स है, की हाँ, फैमिली हाँ, है, मेरी जो लेकिन फर्स्ट इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर है, मेरे पापा। ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ। पॉडकास्ट अच्छा जा रहा है। तो ये तब मेरे यहाँ रेडियो होगा था, टीवी बाद में आया था। तो Okay. मैं मेरे स्टेट में एक थी जिनके यहाँ टीवी था, तो मैं वहाँ जाके देखा करता था। संडे चित्रहार और रंगोली आता था सुबह सुबह। तो क्या होता कि कभी कभी वो लोग भी परेशान हो जाते थे तो बंद कर देते थे टीवी, कि मतलब हमको भगाने के लिए, मुझे भगाने के लिए, कि शायद उनका खाने का समय होता था या जो भी होगा। हाँ, वो अपने पर्सनल टाइम, बट हम तो बच्चे थे ना। वही तो बंद कर देते थे। तो मैं, लेकिन उस टाइम पे उस टीवी पे मैं रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, गोविंदा सलमान, ये सब जी को देखता था डांस करते हुए, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो आप सोचिए कि वो जो छोटा सा लड़का दूसरे के घर पे टीवी में जाके जिनको देखता था, जिनके डांस करता था, उसको ही नहीं पता था कि एक दिन वो उन्हीं हीरोइन के घर पे जाके उनके साथ बैठ के रोज कॉफ़ी पियेंगे और उनकी बेटी को डांस सिखाएंगे। ये वर्ड इसलिए है कि सर ने रवीना टंडन की बेटी को डांस सिखाया। राशा टंडन को। सर आप उनके घर जाते थे सिखाने के लिए? उनके घर जाके मैंने उनको ट्रेनिंग दिया है। सर वो मोमेंट कैसा था? मतलब कैसे आपको ये अचानक से रवीना मैम ने अप्रोच किया या आपने अप्रोच किया, कैसे हुआ सर वो चीज़? ये हुआ कि सुपर डांसर चैप्टर 3 में रवीना जी एज ए गेस्ट आए थी, सेलिब्रिटी गेस्ट। हाँ। तो मैंने परफॉर्म किया उनका गाना तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, जो बहुत फेमस है उनका, सबसे फेमस सॉन्ग उनका। लेकिन वो गाना कैसे सेंशुअल है, हॉट सॉन्ग है मतलब। लेकिन उस गाने को मैंने क्लासिकल में कन्वर्ट किया और मैं अपना फ्लेवर दिया उस पर। तो जब मैं किया तो रवीना जी ने बोला कि ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस गाने को आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो खुद भी उसमें रह चुकी हैं और वो डिफरेंट वे से ही डांस करते आए सब। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई वो मुझसे। तो उन्होंने बोला गुरुजी ये गाना आपने कोरियोग्राफ किया? मैं यस मैम। तो बोलते मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना अलग तरीके से सोचे और कोरियोग्राफ किए। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो मुझे बोले कि आप मेरी बेटी को डांस सिखाएंगे? मेरा बिल्कुल मैम, ये तो मेरे लिए प्लेजर की बात हो गई कि मैं आपके लिए या आपकी बेटी के लिए कुछ कर पाऊँ करके। तो ठीक है, डन। तो वो उनके ग्लास के ऊपर एक टिश्यू पेपर था, टिश्यू पेपर निकाली और पेन लेके मेरा नंबर लिखी और मुझे बोले कि आई विल कॉल यू। तो मेरा ठीक है। तब मेरा शो चल रहा था सुपर डांसर। तो मैंने पूरा शो ख़त्म किया। शो ख़त्म करने के बाद उनकी जो मैनेजर है उन्होंने मुझे कॉल किया। और मुझे बोले कि मैम आपसे मिलना चाहती है, ऐसी बात आप लोगों की हुई थी। मैं बोला हाँ मुझे याद है और आई वॉज वेटिंग। तो वो मुझे कॉल किए, तो वो मुझे पहले मैम के ऑफिस बुलाए। अंधेरी वाला? हाँ। तो मैं रेडी वेडी हुआ, फिर अचानक से मुझे कॉल आया कि मैम आपसे घर पे मिलना चाहती हैं। तो ऑफिस से घर, भगवान का सहयोग और प्यार, और देखो वो चीज़ होता है ना सर, डेस्टिनी अगेन, जो आपको सीधे ऑफिस नहीं घर। तो मैं थोड़ा डर रहा था क्योंकि मैं कभी भी किसी हीरो हीरोइन के घर गया नहीं था और उनसे कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, मुझे कुछ नहीं आता। तो मेरा एक फ्रेंड है वैभव, मुंबई में, वैभव घुगे, बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर है वो आज। तो मैंने उनसे बात किया कि वैभव मुझे बता कि कैसे क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि एनालिसिस से बात करना, सारी चीज़ें। तो मैं गया। मतलब उस टाइम तक आपके मन में ये चल रहा था कि मैं अब सामने जाके प्रेजेंट कैसे करूँगा, क्या बात करूँगा, क्योंकि वो तो मेरे से बहुत बड़ी हैं और जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। सर ये डरना हर स्टूडेंट को होता है। हाँ। जैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम घर गया था ना प्रिंस भाई के, तो मैं अंदर से 2000 चीज़ें सोच चुका था यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई अंडरस्टैंड सर। करेक्ट। मैं गया तो बड़े तैयारी से गया था, मैं बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के गया था। ऑटो रिक्शा में गया मैं। ऑटो रिक्शा में गया तो बैंड्रा रिजवी कॉलेज के पीछे में उनका घर है। उनके घर का नाम लिलियम हाउस है। तो मैं गया तो गार्ड को पहले से ही पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो वो मुझे अंदर जाने दिए। तो मैं जैसे गया तो राइट साइड में गणपति जी का बहुत बड़ा उनका एक मूर्ति है घर पे। तो सबसे पहले तो जाके मैं उधर वो किया कि भगवान संभाल लेना सारी चीज़ें। फिर मैं अंदर गया तो मैम आई, बैठी, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब मैंने कुछ कमाया है शायद। मैंने सर बहुत कुछ नहीं, बहुत आपने कमाया है।
इसमें वो कोई डाउट नहीं है। इतनी बड़ी हीरोइन बॉलीवुड की आई और वो मुझे गुरुजी बोल रही है। वो मैं उनसे कितना छोटा हूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पहचानता है। बिल्कुल। मैंने बोला गुरुजी, उन्होंने शोबे में गुरुजी कहा था और वहाँ पर भी मुझे गुरुजी कहे, और उन्होंने मुझे एकदम फ्रीडम दिया कि गुरुजी ये है आपकी स्टूडेंट राशा और ये है इनके गुरु, आप इनको कैसे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे ये आप देख लीजिए, आप दोनों के बीच में मैं नहीं आऊँगी। अच्छा। लेकिन मैं जैसे सीखती थी एक पुराने टाइम पे अपने गुरुओं से, बहुत डांट खा के, मार खा के छड़ी से, आप भी एक छड़ी लीजिए और अच्छा, उन्होंने आपको छड़ी दिया रासा को सिखाते वक्त मारने के लिए कि अगर लगे तो? हाँ दीजिए। आजकल के पेरेंट्स आपको पता है ना सर? नहीं आजकल का, हाँ आप बोल ही नहीं सकते कुछ उनको कुछ। हाँ, आजकल के पेरेंट्स तो ऐसे चल रहे हैं जिसका लिमिट ही नहीं है। उनको तो कोई सुध ही नहीं है कि मेरे बच्चों को कुछ आना चाहिए। और जिसके पास आप थे वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बाद भी वो आपको बोली कि आप प्लीज टीच, क्योंकि वो जानती हैं कि एक टीचर जब स्ट्रिक्ट दिखा के बच्चों को सिखाए तब वो बच्चा सीख पाएगा। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। तो मैंने भी उनको फिर कहा कि हाँ ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रनिंग करके। सारे जब बात हो गई सारी चीज़ें, तो उनके घर पे ही ऊपर में डांस क्लास बनाया था उन्होंने। तो मैंने सिखाना चालू किया राशा को। तो मैम तो वैसे ही मोस्टली बाहर रहती थी, तो एक दिन वो आई कि चलिए गुरुजी देखते हैं क्या सीखें करके। तो फिर राशा को मैंने बोला कि बेटा करके दिखाओगे? तो बोले सर आप भी करो मेरे साथ करके। देखिए राशा की एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ओके। कि वो इतनी बड़ी हीरोइन की बेटी है राशा, है ना? तो वो राशा मेरे लिए एक चेयर था बैठने के लिए, मैं वहाँ बैठ के सिखाता था। देखिए राशा उस टाइम पे नीचे बैठती थी मेरे से बात करते वक्त। सीरियसली? सोचो सर, ये चीज़ इसलिए मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं ना, आपने वो चीज़ें समझाई। ये चीज़ें हुई थी। तो वो बच्चा नीचे बैठ के सीखता था, सुनता था, समझता था, प्रैक्टिस करता था। मतलब मैम ने इतनी अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को, रवीना मैम ने। हाँ, मुझे लगता है सर कि सारे आर्टिस्ट अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। उनको फॉलो करने वाले लोग थोड़ा सा ना मतलब समझ नहीं पाते कि वो आर्टिस्ट होकर अपने बच्चों को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं। और आजकल के जो, मुझे नौसिखिया वर्ड बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, बट आपने ये चीज़ फेस किया होगा सर कि आप, मुझे लगता है कि आप, मैं जिनके साथ हूँ उनसे आप कहीं ऊपर लेवल लोगों के साथ आप रहे हो, और मैं जितनों को जानता हूँ उनसे कहीं ऊपर के लोगों के साथ आपने काम किया है। और मैं जो बोलूँगा उसको आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि वो अपने बच्चों को इतना डाउन टू अर्थ बनाते हैं। मतलब मैं जिनके साथ रहता हूँ उनके साथ भी, या फिर जिनके साथ आप रहते हैं वो भी अपने बच्चों को डाउन टू अर्थ बताते हैं। लेकिन यही आप कॉमन पीपल्स में देखिए, वो अपने बच्चों को एरोगेंस सिखाते हैं। करेक्ट। आपने ये फील किया है कभी? अभी वो रिस्पेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि वो रिस्पेक्ट करते ही नहीं आजकल के बच्चे। वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो टीचर स्टूडेंट के बीच में जो, और फिर बाद में बोलते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं पाए। तो सर गलत कौन है? गलत जो आज के पेरेंट्स और या स्टूडेंट्स को ना बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए, उनको मेहनत नहीं करना है, उनको बहुत जल्दी स्टेजेस चाहिए, बहुत जल्दी नाम चाहिए, फेमस होना है बहुत जल्दी। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते थे, तो आई मस्ट से दे वर रेडी टू लर्न एंड वी वर विलिंग टू टीच। सर आप कौन से ईयर में सिखाने गए थे? मैं एक चीज़ बस जनरली बस जानना चाहता हूँ मैम को। सुपर डांसर के बाद 2019 to 20, हाँ, है ना? 19-20 राइट के बीच पे है। सर ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नहीं है ना? मतलब हम जो आज बैठे हैं 4 साल पुरानी बात है, बट इस चीज़ को पहुंचने में आपने 1995 से समय दिया, और वो आके समय शुरू हुआ, मतलब पॉजिटिव समय शुरू हुआ 2019 में, जिसमें कम से कम नहीं भी तो मुझे लगता है 24 से 25 साल लग गए खुद को मेहनत करते करते। और आजकल के लोगों को सर वो 24 दिन के अंदर चाहिए रहता है। Correct. आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे प्लीज? मैं यही चाहूँगा बोलना दीपक कि अगर आपको सच में कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ में आपने कुछ सोचा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आप निस्वार्थ भाव से सिर्फ मेहनत कीजिए, करते जाइए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कोई भी चीज़ सीखेंगे, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, सॉन्ग हो, तबला, गिटार, व्हाटएवर, कोई भी फील्ड हो, कभी ना कभी आपको वो काम आएगा।
नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं होता है। ज़ाया नहीं होता, बिल्कुल तो सही। आप निस्वार्थ भाव से काम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सही डायरेक्शन मिलना, पॉजिटिव। सही टाइम पे, सही गाइड मिलना सही टाइम पे, ये हर किसी के किस्मत में नहीं नहीं होता। होता सर। किस्मत से एक चीज़ मुझे याद आई कि 24-25 साल के बीच में क्या कभी आपको लगा नहीं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं या बंद कर दूं या मेरे सब नहीं हो पाएगा? और अगर नहीं आई तो उसका भी रीज़न बताइएगा क्यों, और अगर आई तो आपको किस चीज़ ने रोका सर कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं खुद को करूँगा प्रिपेयर? सबसे पहले तो ये तो आया ही नहीं मेरे माइंड में कि मुझे कभी नहीं लगा? कभी नहीं, कभी नहीं लगा। सर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती थी? क्योंकि सर देखो मैं ये चीज़ ना खुद से भी रिलेट करके पूछ रहा हूँ, मैं दुनिया की छोड़िए, अभी मैं अपने लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि कई बार हम थक जाते हैं, मन करता है छोड़ देते हैं यार, कि इतनी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। करीब सर मैं भी 2012 से लगा हुआ हूँ, और आपको पता है क्योंकि आपके स्टूडेंट के साथ मैंने भी चीज़ें शुरू किया था, और आपको हर चीज़ पता है। भिलाई में कुछ चीज़ें आपसे नहीं छुपी हुई हैं, मुझे लगता है भिलाई तो मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के आपसे नहीं छुपी हुई हैं। सर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी मोटिवेट करती है और आप बोलते हो कि नहीं यार मैं रुकूंगा, मैं कर लूँगा? अगर नहीं आई तो फिर ये आपको आंसर दे सकते हो सर, और हम रिलेट करके उस चीज़ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। पता दीपक, मैं ना अपनी खुशी का जो चाबी है ना, मैं किसी और के हाथ में नहीं देता। ओके। हाँ, तो वो सबसे पहला कारण है। दूसरा कि मुझे जितना मिल जाए मैं उतने में खुश हूँ। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तीसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डांस के लिए ही बना हूँ। ओके। तो कभी नहीं लगा कि मैं डांस को छोड़ूं और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चूज़ करूं। ऐसा नहीं है कि मैंने डांस के अलावा कुछ और नहीं किया है, किया है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में डांस में मुझे पैसे तो मिलते नहीं थे, तो एक टाइम पे पैसे तो चाहिए थे। डांस में शुरू में पैसा नहीं मिलता था, डांस में तो पहले पैसे होते भी नहीं थे सर। 1000 रुपये में शायद महीना सिखाने के लिए बोला जाता था। आप कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? सर मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने टाइम को जा रहा हूँ, आप अपने टाइम को बताओ सर। मैं एक बच्चे को सिखाने के लिए एक महीने में 100 रुपये मिलते थे मुझे। सीरियसली? 100 रुपये। और कितने स्टूडेंट हुआ करते थे आपके पास उस टाइम पे? शायद 15-16 थे स्टार्टिंग पे। सर 1500 में घर चल जाता था? वही तो दिक्कत थी, इसलिए तो कुछ और भी करना पड़ता था। मतलब डांस के अलावा कोई और जॉब साथ में? हाँ, मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सर स्ट्रगल जर्नी जान सकते हैं हम? मुझे लगता है कि आपकी जर्नी हम सबके लिए प्रेरणादायक इसलिए भी हो सकती है कि सर आपने वो हर पड़ाव देखा है जो शायद हम सिर्फ सोचें, देखें नहीं। क्या स्ट्रगल रहा सर लाइफ में? स्ट्रगल तो बहुत था। जैसे आज अजय सर को मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट में लोग वो जाने जो कभी किसी ने नहीं जाना। स्ट्रगल ये था दीपक, एक मिनट, सॉरी सर। सॉरी मैं बोलता हूँ, अगर मैं बात कहीं गलत कर रहा हूँ तो नहीं मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। नहीं, मैं हमेशा अपनी रूट्स को याद रखना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये इतना इमोशनल है कि सब याद करने से कंफर्टेबल तभी आप बताइए। नहीं, आई कैन टॉक। आई एम सॉरी सर। नहीं, स्ट्रगल ये था दीपक कि मैं ना जब मैं क्लास 5-6 में था तो मैं एक बैंक था, तो बैंक में मैं सामान इधर से उधर करने का काम करता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से था। तो सामान मतलब किस टाइप है सर? जैसे चेक्स होते हैं ना, बैंक के चेक्स, क्लियरिंग चेक्स होते हैं, वो चेक को दूसरे बैंक में ले जाना है, वहाँ से छोड़ के आना है, ट्रांसपोर्टेशन टाइप का। हाँ, उनकी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते थे इस बैंक से उस बैंक से, करना है कुछ पैसों के लिए। हाँ, ओके, कुछ पैसों के लिए। तो वो किया मैंने। फिर एक घर पे मैं उन लोगों के कपड़े समझ सकता हूँ मैं, प्रेस करता था, आयरन इस्त्री करता था कुछ पैसों के लिए। एंड मेरे घर के सामने में एक स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं आप, वो था, लेकिन वो मुझसे बहुत बड़ा था। ओके। तो उसकी मम्मी चाहती थी कि उससे कोई खेलता नहीं था ना, तो उसकी मम्मी चाहती थी कि मैं खेलूं, तो मेरे खेलने के बजाय वो मुझे कुछ पैसे दे देंगी। तो मैं उसके साथ खेलता था, झूला झूलता था, उसको घुमाने लेके जाता था, ऐसा राउंड लेके हाथ पकड़ के। कभी कभी मुझे डर भी लगता मार देगा मुझे, क्योंकि बड़ा था, पंजाबी था, स्ट्रॉन्ग था, मैं छोटा था। थोड़े से वो डिस्टर्ब थे?
स्पेशल चाइल्ड, हाँ ओके ओके। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे स्कूल में सबके पास साइंस प्रोजेक्ट या सोशल प्रोजेक्ट के लिए कॉपी हुआ करते थे, मेरे पास नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो उस टाइम पे शायद वो 50 या 60 रुपए की एक कॉपी आती थी साइंस प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, तो वो मुझे स्पेशल लेना वाली। था। हाँ, तो उसके लिए मैं वो करता था, तो वो पैसे मिलते थे और मैं सर, और उस टाइम पे भी आपको नहीं लगा कि मुझे डांस छोड़ना चाहिए? नहीं, मैं डांस कभी नहीं छोड़ सकता था। आज यही रीज़न है कि आप कम से कम 5,000 से ऊपर स्टूडेंट हैं सर आपके। मैं डांस नहीं छोड़ सकता। डांस आपको आपकी लाइफ लगती है सर? हम्म, क्या क्या अगर एक वर्ड में डांस को आपको अपनी वर्ड में बताना रहा तो आप क्या कहोगे? जीने is के लिए dance? क्या ज़रूरी है? सांस, लाइफ, एग्जैक्टली। मैं वही बोलूँ कि डांस तो वही इज योर लाइफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कभी कोई गाना मैं यूट्यूब में एयरपोर्ट लगा के सुन रहा हूँ, गाना कर रहा हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद आया ना, और रात के 3 बजे मैं उठ के डांस करके देखता हूँ कि इसमें मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं क्या सोचता हूँ। तो ये भी होता है मेरे साथ। तो डांस जैसे मैं जब शुरू किया था, मॉडलिंग शो में आया तो लोगों ने मुझे कहा कि आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने वो सुना। जब मैं इवेंट कराने पे आया तो लोगों ने मुझे इवेंट नहीं करा सकते। जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बोलते थे तुम कमा नहीं सकते। मैंने ये सब चीज़ें सुनी है Yes, yes. कि तुम बर्तन धो सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, कंडक्टर बन जाओ, ये सब मेरे वर्ड्स थे। सर, किसी ने आपको कहा कि आप डांस नहीं कर सकते तो डांस करना बंद कर दे, या फिर कुछ और चीज़ चूज़ कर ले, या फिर कभी आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा? मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बट इस टाइप का नहीं। इस टाइप का झेलना पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग डेज पे जब मैं डांस करता था तो मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे स्टेज के लिए। तो मैं घर के ही कपड़े जो मेरे पास होते थे उसमें ही करता था। और दूसरा, जब मैं क्लासिकल डांस करना चालू किया तो जो सबकी सोच होती है कि जब एक लड़का क्लासिकल डांस करता है तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स, मेकअप्स और तैयारी होती है, तो ये लड़कियों के होते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, कि तैयारी होना, मेकअप करना, कॉस्ट्यूम्स करना। तो ये क्रिटिसाइज किया गया है लोगों के द्वारा मेरे लिए कि ये तो लड़कियों का ड्रेस पहनता है, लड़कियों टाइप का होगा। आज लड़कियों का ड्रेस पहन पहन के करोड़ों कमा रहे हैं लोग सर। लोगों के सोच चल रहे हैं लड़कियों के ड्रेस से। और आजकल अपने बच्चों को माँ बाप खुद बोलते हैं बेटा तू वो भी बन के तैयार होके थोड़े दो पैसे घर ले आ ले, जो कल तक हमें क्रिटिसाइज किया करते थे। वो मेरे टाइम पे चीज़ों को इतना सपोर्ट नहीं था। लोग भावनाओं को नहीं समझते। नहीं, कभी नहीं। आपने ये फील किया? कभी नहीं समझ सकते। किसी ने कोई ऐसा क्रिटिसिज्म किया हो सर जिस टाइम आपको लगा कि यार अब बस रहने देता हूँ? कभी कुछ ऐसा फील हुआ? बहुत सारा बात है ये तो, लेकिन कोई बात जान सकते हैं हम लोग? एक ऐसा है कि किसी ने मेरे को चैलेंज किया था कि मैं मुकाम हासिल नहीं कर पाऊँगा लाइफ में डांस में। क्या फील हुआ था तब आपको? फील तो नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कर लूँगा। और कुछ तो लगा होगा सर। दीपक में ना, जो लोग बोलते हैं ना, जैसे आपको रोका गया ना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मैं बहुत कुछ झेला हूँ सर, मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा। यस, तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। तो लेकिन अच्छी बात क्या है मेरे साथ आज भी, कि जितनी चीज़ें लोग बोलते हैं ना, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ मैं, और मुझे किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं देखता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। मुझे मेरा काम बेस्ट करना है, तो मेरा यही फोकस शुरू से रहा है। शायद इसलिए भी मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, दुश्मन कम हैं। पर मैंने सुना कि एक टाइम पर अनिल सर के पास दोस्त भी नहीं थे। इज इट ट्रू? या आज आपके पास बहुत दोस्त हैं, ईच एंड एवरीबडी नो। आज अनिल सर बोल दो तो हर गली से एक आवाज़ आ सकती है कि आई नो अनिल सर। बट मैंने सुना कि कुछ टाइम पे आपके दोस्त छोड़ भी दिए थे, आपसे बात करना बंद कर दिए थे। मैं अपने वर्ड्स तो नहीं बता सकता, बट क्या कभी आपने ये फेस किया? यस, मेरे कुछ दोस्त। क्या स्टोरी थी सर वो?
स्टोरी ये कि स्टार्टिंग पे तो दोस्त के साथ हम बहुत घुल मिल के रहते थे, हाँ, हाँ। बहुत टाइम स्पेंड करते थे, साथ में डांस करते थे, मौज मस्ती करते थे। लेकिन एक टाइम पे जब मैं सीरियस हुआ, ऑन ए सीरियस नोट कि मुझे डांस में कुछ करना है, तो मैं थोड़ा नागपुर, गुजरात, मुंबई ऐसा सफ़र मेरा चालू हुआ, वहाँ जाके सीख के आने का, ओके। वहाँ जा जाके ऑडिशंस देने का। तो मैं थोड़ा गैप बनाने लगा, सेपरेट होने लगे लोगों से। सेपरेट होने लगा, टाइम नहीं दे पाता था। तो उनको लगता था कि अनिल अब हमको टाइम नहीं देता है, तो वो दोस्ती से अलग करना है और घमंडी हो गया है या प्राउडी हो गया, ऐसा लोग बोलते थे उस टाइम पे मुझे। इसमें कितनी % सच्चाई थी सर वैसे? आप थे घमंडी? मेरे को आज भी आप नहीं लगते हो। आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, पर आप, मुझे लगता है, मैं तो 2012 से सिर्फ आपके बारे में सुना हूं, मैं कभी मिल नहीं पाया क्योंकि मैं अपने आप को कभी उस लायक ही नहीं समझता था। मैं सर के पास क्यों जाऊं, क्या बोलूंगा, मेरा तो फील्ड भी नहीं है, मैं कैसे बात करूंगा, हम लोग इतना संकोच करते थे। बट जब मैं आपसे, जब भी बात हुई मेरी, जब भी मैं आपसे मिला, मुझे लगा ही नहीं। मेरे कितने दोस्त आपके सर स्टूडेंट है जो आज भी आपके बारे में बात करते हैं। तो फिर आपके खुद के दोस्त ऐसा क्यों सोचते थे कि आप घमंडी? उनको जेलेसी थी एक्चुअली, वो मुझे बाद में पता चला। ओके। कि उनको जेलेसी थी कि सेल्फ, मतलब उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया है फिर? कैसे? खुद से भी किया और उनको मैंने एक्सेप्ट कराया भी। क्या फील होता था सर उस टाइम पे? क्या चल रहा था? मैं बोलता नहीं हूँ, हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ उनको फील कराना था कि उन्होंने मुझे क्या फील कराया उस टाइम पे, जबकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो मैं घमंडी तो नहीं बोलूँगा अपने आप को, लेकिन शायद उस टाइम पे मैं एरोगेंट था बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इसलिए था कि मैं ना सच के लिए कहीं भी लड़ लूँगा, सच कहीं भी बोल दूँगा। मैं झूठ बातों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और ना ही झूठी तारीफ करूँगा। तो शायद एरोगेंट बोल सकते हैं उस टाइम पे। सर वो आप उसे एरोगेंट का नाम दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो आपका मेहनत था जो आपने उन चीज़ों से सीखा था। सर फिर वो कैसे ख़त्म हुआ? वो अभी भी है या फिर अब? मेरी अभी कोई दोस्ती नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे अकेले रहना पसंद है और अकेले रह के गाने सुनना बहुत पसंद है। मेरे कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मतलब पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, बट फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्त शब्द में जो गहराई है, इमोशंस शेयर करते हैं, समझते, अंडरस्टैंडिंग है, वो दोस्त आज एक भी नहीं है। सीरियसली? फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, एंजॉय करेंगे। दोस्त नहीं, मित्र। लोग दोस्त का मीनिंग नहीं समझ पाते। दोस्त सर बोलना चाह रहे इसके साथ तो सुख दुख बांट सके, नहीं बातें कर सके, बांट सके भी नहीं, पहचान सके। अच्छा, बिना बोले जो हमें जान जाए। तो मैं बांटूंगा तब ना आप लोगे उसको। हाँ। मित्रता क्या होती है कृष्ण और सुदामा की, बिना बोले समझ जाए। वो कनेक्शंस कहाँ हैं? नहीं है। नहीं, वो तो आजकल थोड़ा कम होने लगे। भगवान की दुआ से एक आध मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं इसीलिए खुद को खुश। सर जिस घर के बाजू में हम बैठे हुए हैं, मेरी और दोस्ती उसकी 2008 में शुरू हुई थी। हमने घर भी आजू बाजू बनाया। करेक्ट। कि दोस्त हैं तो फिर अब रहेंगे। हाँ, साले बुढ़ापे में बैठेंगे, पता कैसे बोलता है सर, मतलब सॉरी मैं से, बुढ़ापे में बैठेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे। सच में ये लंबा सफर बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि मतलब हमने प्लान भी किया तो ये प्लान किया था। एक दोस्त ये है और एक दोस्त बचपन का है। वो जैसे आप एंट्री लिए ना मेरे घर के लिए, तो पहला वाला मकान वो भी मेरे दोस्त का है। अच्छा। वो भी मैं घर बनाए हुए। हाँ, सन 2000 से हमने घर बनाया, मतलब 2000 से दोस्त हैं, सॉरी। और घर हमने अभी भी साथ में बनवाया कि यार दीपू भाई, वो मुझे भाई मानता है, भाई भी है, दोस्त भी है, कि जब बूढ़े होंगे ना तो। दीपक एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं सर, आप बिल्कुल कर सकते हो, सॉरी। मैं आज हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और बात हम पहली बार कोई भी नहीं जानता होगा बात हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन आपको देख के ये बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आप में इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। मतलब सर ये तो मतलब आपका बहुत पॉजिटिव ऑरा है जो आपको देख के नहीं लगेगा, आपको देख के कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन आई कैन फील कि बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका। सर बस भगवान श्री कृष्ण का दुआ है और उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं का प्यार है कि मैं खुद को बस थोड़ा सा बदल के रखता हूँ। क्योंकि ना ये जो वाइब है ना, मैं बहुत जल्दी पहचान जाता हूँ कि कहाँ पे से क्या चीज़ें आ रही है।
अच्छा लग रहा है सर? यस, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है बहुत आपके। अच्छा रे, बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी नाउ। थैंक यू सर। मतलब ये मेरे लिए गोल्डन वर्ड्स हैं। मैं इसको पॉडकास्ट में भाई शुरू में डालना। तो ये चीज़ है सर कि मैं एक आध दो लोग मतलब ऐसे हैं मेरे, और एक आध दो जसपुर के दोस्त हैं मेरे जिनसे मैं बहुत मिलता हूँ, और इनके ही 3-4 दोस्त हैं सर। और डेफिनेटली आपके दोस्तों के भी विचार बहुत अच्छे होंगे। हाँ, दे आर डिफरेंट सेक्टर। एक तो जीएसटी में ऑफिसर है, जीएसटी डिपार्टमेंट में। एक खुद के मतलब जितने भी अच्छे दोस्त हैं, नॉर्मल हम लोग सबके फील्ड अलग अलग हैं, बट हम सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर उनको कुछ हो जाए तो ऐसा लगता है यार कि कुछ तो हो गया। और मेंस रोते नहीं हैं, आपको पता होगा, लेकिन हम एक दूसरे के सामने रो भी देते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स होती है। ये जो है ना लाइन कि हाँ, मेंस रोते नहीं है, ये गलत ना लाइन झूठ है। झूठ है, ये महाझूठ है सर। ये महाझूठ है। एक्चुअली मेंस रोते हैं जब वो अपने किसी के पास बैठते हैं, अदरवाइज वो रो नहीं जब पाते उनको हैं। बहुत ज्यादा चोट लगता है ना, हाँ। तो वो बहुत रोते हैं। बहुत बहुत सर। और चोट उन्हें सर दर्द वाली नहीं, फीलिंग वाली चोट होती है। और लोगों को लगता है कि चोट पत्थर की चोट नहीं होती हमारे लिए। नहीं, हमारे फीलिंग्स की चोट होती है जब हम अकेले बैठ के भी रोते हैं। बस। बहुत कम लोगों को पता होगा सर। और ये सिर्फ दिखावा है, झूठ है ये, कि मर्द ही सबसे ज़्यादा रोता है भाई। और रोता है इसलिए आज की डेट में सर सबसे ज़्यादा मर्द सुसाइड कर रहे हैं, अगर आपने ये चीज़ गौर किया होगा। तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, हम अपनी फीलिंग किसी को जता नहीं पा रहे हैं। तो यार अगर आप लोगों के पास कोई दोस्त है तो प्लीज़ उनके साथ बातचीत करो और उनको भी खुश और एक रखा अच्छा दोस्त साथ में रखो। 100%। नहीं है तो बनाओ नहीं है तो बनाओ सर का मैं बहुत दोस्त हूँ। जरूरी है। मतलब गुरु भी हैं मेरे, और मैं कभी कभी सर से मिला करूंगा, वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी घर बहुत पास है हम दोनों सर। मतलब कुदरत का देखो सर, मैं पॉडकास्ट के लिए ना इसलिए एक थैंक यू अपनी मम्मा को बार बार बोलते रहता हूँ कि तुमने पॉडकास्ट मेरा शुरू करा है। माँ ने ही शुरू कराया ये, मेरा तो बस प्लानिंग था। उन्होंने ही बोला घर पे चीज़ें शुरू करो, घर पे रहो। सर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल पा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी कि ये कुछ अच्छी चीज़ें होगी। सर वापस लेके आता हूँ बैक टू पॉइंट पे, नहीं तो आपके लोग अब मुझे बहुत गाली देंगे। नहीं, पर वो बात नहीं। आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। अच्छी चीज़ ये कि आप बहुत अच्छे लोगों से मिल पा रहे हो। हाँ। दूसरी चीज़ ये जो मैं बोलूँगा, अच्छी चीज़ ये कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के असली पहचान को बाहर निकाल के ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ सर आए। ऐसे बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत काम किए हैं, लेकिन उनको लोग जानते नहीं हैं। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम किया है, उनको लोग जानते नहीं हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छा मेरे चैनल पे ये स्टोरी परफेक्ट है। असफलता से लेके सफलता तक कहानी आप ही की है सर। आप कहाँ से शुरू किए, फिर कहाँ लेके आए। मैं वैसे उसी कहानी ढूंढता रहता हूँ सर, कि मेरी कहानी को कोई जाना नहीं जाना, मैं चाहता हूँ सर उस व्यक्ति की कहानी हर कोई जाने जो रियल में छत्तीसगढ़ का प्राउड है। और वो आप लोग हो सर। मतलब हम लोग तो शायद उस टाइम पे गुल्ली डंडा भी नहीं खेलना शुरू किए थे, पालने में झूल रहे थे जिस टाइम पे आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास रच दिया। आई नो, मैं वापस लेके आता हूँ सर को, वेट करो। सर हर किसी ने अपने कैरियर पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। ईच एंड एवरीबॉडी अगर कभी कुछ भी किया हो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने भी कुछ किया तो मैंने भी बहुत कुछ खोया। सर आपने डांस के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया? डांस के लिए मैंने सेक्रीफाइस वैसे शुरू से किया कि हमेशा फैमिली से दूर रहना, क्योंकि मैं टाइम पे मुंबई जाके बड़े टीचर से मैं सीखता था और यहाँ के सिखाता था। तो छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे सबसे पहले आप बोल सकते हो कि कंटेम्प्रेरी जैज़ फंक, ये सब जो बाहर के डांस है, ब्रॉडवे, ये सब स्टाइल में यहाँ पे सिखाना स्टार्ट किया था। तो मैं फैमिली से दूर रहता था, वो मेरा सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। दूसरा 12th के बाद मेरा स्कूल छूट गया था 2 साल के लिए, क्योंकि डांस में बहुत ज़्यादा करने लग गया था। अच्छा, 12th के बाद आपने छोड़ दिया था? हाँ, 2 साल का ब्रेक था मेरा। ओके, छोड़ दिया था तो नहीं बोलूँगा, सच बात तो ये है कि छूट गया था। नहीं, छूट सच बात क्या है? गया था एक्चुअली। 11th-12th में मैं कॉमर्स सेक्शन में था, तो 11th में मैं बिना ट्यूशन जाके मैं क्लास में टॉप किया था कॉमर्स में। सीरियसली? और 12th में मैं बहुत ज़्यादा बाहर प्रोग्राम करने लगा था, तो मैं स्कूल मेरा कम जाना हो पाता था, लेकिन मैं तैयारी पूरी थी मेरी। लेकिन मेरे को अटेंडेंस कम की वजह से मेरे सर ने मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे पापा भी बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन नहीं, मतलब नहीं। और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो क्यों मुझे बैठने नहीं दिए।
क्यों नहीं बैठने दिया सर? इसलिए क्योंकि वो ट्यूशन लेते थे, मैं ट्यूशन उनके घर जाता नहीं था, ना जाके भी मैं टॉप किया था कॉमर्स में, तो उनको प्रॉब्लम हो गया था कि उनके स्टूडेंट टॉप नहीं कर पा रहे हैं और ये जो पढ़ने नहीं आया मेरे पास और वो टॉप कर जा रहा है। हाँ, तो उनका एक था। ये हमने बहुत फेस किया है। हाँ। आपने भी और मैंने भी, कि हम मतलब पहले के टीचर्स ऐसे होते थे कि यार उनकी आउटसोर्सिंग कमाई तो यही होती थी सर, ट्यूशन, और वो तुमने बंद किया तो उसके खामियाजा हमको भुगतना पड़ता था। गुरुजी ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। तो इन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया एग्ज़ाम पे, तो मेरा 12th का वो एग्ज़ाम छूटा। फिर हाँ। 1 साल के गैप के बाद मैं प्राइवेट आर्ट सेक्शन में मैं एग्ज़ाम दिया हूँ मैं। फिर वहाँ से फिर मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। सर आपको ऐसा नहीं लगा कि उसमें भी कुदरत का एक वो था, साजिश थी कुदरत की, कि भाई तुम्हें इस लाइन में रहना ही नहीं है, वो तुम्हें जिस लाइन में जाना है तुम उधर निकलो? मान सकते हैं, क्योंकि मैं ना आपने बिजनेस चूज किया था सर 11th 12th, पर भगवान ने बोला बिजनेस के लिए तो मैंने तुमको पैदा ही नहीं किया। मेरा दिमाग भी नहीं चलता बिजनेस में ना। आपको किसी और चीज के लिए चूज किया था सर, इसलिए तो आपको आर्ट दिलाया। अभी भी मैं अपने पैसे या कैलकुलेट कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं। सर मैं कॉमर्स वाला हूँ, बताइएगा। मैं अभी भी वही करता हूँ सर, आपके एक स्टूडेंट के कर रहा हूँ मैं मैनेज पूरी चीजें। सब चीज़ों में बहुत खराब हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ सर, पैसे संभाल लेता हूँ मैं। तो ये बोल सकते हैं कि ये मेरा एक डेस्टिनी था कि मेरे को वहाँ से निकल के खैरागढ़ में एडमिशन लेना है। और सर मैं एक चीज़ बताऊँ, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं वो वाकई में अपने पैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसी के लिए वो अपना मैनेजर रखते हैं। आप बिल्कुल आप सोच सकते हैं है कोई आपके आसपास? बहुत पास। घर में बैठ के हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते सर। आखिर में अभी से भी नवरात्रि के पैसे बहुत आने वाले। सर पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि अगर कोई अनिल सर के पास बहुत गहरा मेहनत करके सीख रहा है और सर भी उसके पीछे मेहनत करते हैं, तो वो बॉलीवुड तक टच कर जाता है। ये आज के लोगों को पता है कि क्योंकि 90% आपके स्टूडेंट्स they work for Bollywood, yes, and they perform for Bollywood, and they also वो शोज पे भी हैं बॉलीवुड के कई सारे जो रियलिटी शोज हैं, और आपके नाम से साथ कनेक्शन किया जाता है बॉलीवुड का आज की डेट में। छत्तीसगढ़ में अनिल टांडी सर, तो मतलब उनके पास अगर हमारी अच्छी स्टूडेंट है तो यार वो वहाँ तक जा सकती है। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस आपका भी बहुत अच्छा रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने उससे रिलेट रखा हूँ आपके लिए। मैं पूछ सकता हूँ, इजाज़त है ना सर? गुरु से बार बार पूछ लेना चाहिए भाई। नहीं, इजाज़त है सर। बॉलीवुड और रियलिटी शो का आपका पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉलीवुड का काम और रियलिटी शोज का काम, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़े पैमाने में होता है ना, बॉलीवुड का काम जो है, एंड रियलिटी शोज का एक अलग है काम कि आपको मतलब जो एक हफ्ते में जो टेलीकास्ट होता है ना हमारा एपिसोड, वो एक हफ्ता नहीं होता है हमारे पास। कितने दिन होता है सर वो? सिर्फ 2 दिन। सिर्फ 2 दिन का आपके पास समय रहता है। मतलब हम जो टीवी पे एक सप्ताह बाद देख रहे होते हैं, देखिए मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सर आज आप हर चीज़ बताओ। ठीक है, सिर्फ मतलब एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन में आपको अपना एक्ट रेडी करना है। तीसरा दिन आपको उसे प्रेजेंट चैनल आके देखता है क्या करने वाले हैं। चौथा दिन चैनल से और ऊपर के लोग आके देखते हैं। फिर उसके बाद फिर ट्रायल होता है। ओके, ट्रायल होता है हमारा। उसके बाद फिर शूट होता है। मतलब वो 7 दिन में सिर्फ 2 दिन आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है प्रॉपर, बस। क्योंकि जो हमारा ट्रायल है, हमारा जो शूट के पहले जो हमको परफॉर्म करना है, वहाँ पर भी एक्ट चेंज हो सकते हैं। अगर आपका एक्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द लेवल नहीं है, तो चैनल बोलेगा कि आपको चेंज करना है। तो फिर आपके पास कितना टाइम बटा? 1 दिन भी नहीं, तुरंत रात भर में दूसरा एक्ट रेडी करना है और आपको शूट के दिन पे रेडी रहना है। तो फ्रॉम डे 1 टू शूट आपको कोरियोग्राफी भी करना है, एज ए कोरियोग्राफर आपको कोरियोग्राफी भी करना है, आपको गाना एडिट भी करना है, आपको कॉस्ट्यूम्स भी बताना है, आपको प्रॉप्स भी बताना है, आपको स्टेज का लाइव में क्या चाहिए आपको वो ही बताना है। तो बहुत सारा काम रहता है, इसलिए टाइम बहुत कम रहता है डांस रेडी बैठाने के लिए, एक्ट रेडी करने के लिए। और रियलिटी शो का तो ये एक चैप्टर हुआ। और बॉलीवुड में कैसा होता है सर? बॉलीवुड का काम कैसे होता है? आपने बॉलीवुड में काम किया है, राइट? बॉलीवुड का काम बहुत बड़ा होता है। जब आपको कोई गाना मिल रहा है तो गाना के लिए सबसे पहले तो हमको हुक स्टेप्स निकालने पड़ते हैं कि, और
ये स्पेशल रहेगा इस हाँ, पे? मतलब गाने का तो पहले हम हुक स्टेप्स निकालेंगे और उसको हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएं, गाने का जो डिमांड क्या है पहले सुन के वो बताएंगे कि वो मतलब लव रिलेशन की तरफ है या सैड है या आइटम नंबर है या कॉमेडी है, और डिपेंड्स कि उसमें एक्टर कौन है, एक्टर्स कौन है, कि वो बहुत अच्छे डांसर्स है या ओके है या उनकी एक्टिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है। तो उसके बेसिस पे हमको कोरियोग्राफी सेट करनी पड़ती है, और कोरियोग्राफी अकेला नहीं करता कोई इंसान, उसकी टीम होती है पूरी गाने के लिए। राइट सर। पूरा टीम बैठ के रेडी करता है कोरियोग्राफी, सारी चीज़ें सब अपना अपना मिला के पूरा एक गाना का कोरियोग्राफी रेडी होती है। तो भी ऑन द स्पॉट शूट में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में भी सेम होता है, मतलब कि उसमें भी चीजें ऑल ऑफ सडन ऐड ऑन होती हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ नया बताओ, तुरंत नया बताओ, या तो उसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज करो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सर क्या रियलिटी शो में जो सब कुछ दिखाया जाता है, जैसे मैं तो अलग एक रियलिटी शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मतलब जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ जुड़े हुए, तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, जो शूट में हुआ वही आना है, कुछ उसमें चेंजेस तो होता नहीं। सर डांस रियलिटी शो मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ, क्या जो चीज़ दिखाया जाता है सेम सब कुछ वैसा ही होता है या कुछ उसके पीछे भी अलग मैथोलॉजी काम कर रही होती है? जो डांस दिखाया जाता है वो तो वैसा ही होता है, हाँ। लेकिन जो उसके बाद जो स्टोरीज होते हाँ। हैं बच्चों की, हाँ। या पेरेंट्स की, या स्ट्रगल की, या जो भी है, तो वो स्टोरी तो होता है, बट वो थोड़ा सा और उसको ड्रामेटिक बनाया जाता है। ड्रामेटिक, हाँ, कि लोगों तक पहुंचाए तो उनको फील कैसे हो, वो कंसेप्ट रेडी करके स्क्रिप्टेड बना के करते हैं चीज़ें। मतलब वो पूरा ओरिजिनल नहीं होता जो हम देखते हैं, पूरा ओरिजिनल तो नहीं होता है। 50-50 पकड़ ले सकते, 70-30 पकड़ ले, 30% ओरिजिनल साइड में बोलना चाह रहा हूँ। 70-30 बोल सकते हैं। 70% बनाया जाता है, हाँ। उसको सेल आउट करने के लिए कॉमर्शलाइज किया जाता है। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करूँगा दीपक, कि ना एक टाइम पे लोग बोलते थे कि रियलिटी शो में जाने के लिए पैसे लगते हैं करके। ऐसा लोग बोलते हैं, आज भी मिथ्या सर, प्लीज थोड़ा सॉल्व कर दो, आज भी बोलते हैं। आप बोलोगे तो शायद सुन ले, मैं तो कितनों को समझा चुका हूं। एकदम करेक्ट बात है कि रियलिटी शो में जाने के लिए पैसे लेते हैं, चैनल पैसा लेता है, या ऐसा चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मैं इस बात को एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, कोई प्रोडक्शन पैसा नहीं लेता, कोई चैनल पैसा नहीं लेता। वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, और टैलेंट तो है ही, हाँ, मेहनत चाहिए। सर मैं बहुत लोगों की ये बात बोला हूँ कि भाई कुछ नहीं लगता, चैनल आपको पॉपुलर कर रहा है, आपको पैसे देगा। जानो यार इस बात को, अब तो सर भी बोल रहे हैं, मान लो। सर मैं कितनों को समझाता हूँ, लोग मुझसे कई बार पूछे, मैं उनको हाथ जोड़ के समझाया हूँ सर कि यार आपको गलत फहमी है, आप अपने ऊपर काम कर लो, बस। पैसे दे के अगर जा रहे होते तो हर करोड़पति का बेटा तो वहीं होता ना, टैलेंट का क्यों रिक्शे वाले का बेटा आता है भाई, ये सोच के तो देखो एक बार, क्यों आता है? रिक्शे वाला पैसा दे पाएगा उनको इतना? ट्रेन में काम करने वाले का बेटा आ जाता है, टीटी का बेटा आ जाता है, लेकिन भाई रईस के बेटे नहीं आ पाते क्योंकि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। और जो रईस के बच्चे टैलेंटेड हैं वो भी आते हैं। तो चैनल प्रोडक्शन कभी पैसा नहीं लेता। हो सकता है कि उसके बीच में जो चैनल है, हाँ, वहाँ कुछ लग जाए, हाँ, वो ले सकते हैं, लेते होंगे, लेते भी होंगे सर। उनका गॉड नोज पे रख दिया जाता है कि भाई पॉसिबल है। तो लेकिन अगर टैलेंटेड हो तो सर हो सकता है वहाँ भी कुछ ना लगता। बीइंग अ टीचर मैं यही बोलूँगा कि कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपका टैलेंट है और आपका मेहनत है, आपको सही डायरेक्शन, सही टीचर की ज़रूरत है। और अगर आप डांस सीखना चाहते हो तो आपको पता है कहाँ आना है, ठीक है। सर ये तो रहा रियलिटी शो की बात। कौन से सेलिब्रिटी के साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट मिले हैं सर? क्योंकि आपने बहुतों के साथ काम किया, सबसे पहले तो सर ये बता दो आपने कितने के साथ काम किया है? मैंने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं काउंट करने के लिए मेरी उंगलियां खाली हैं, बताइए प्लीज। हाँ, जैसे रवीना जी है, हाँ रवीना मैम, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा मैम, एंड सलमान जी के साथ। सलमान सर के साथ आपने काम किया? हाँ, मतलब उनके जो नजबलिए है ना प्रोग्राम पे, मैं वहाँ पे कोरियोग्राफर था। ओके, तो वो उनका ही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन नजबलिए, ये इवन मैंने सुना है कपिल शर्मा प्रोडक्शन भी सलमान खान उन्हीं का ही है ना? हाँ, ओके, मतलब उनके साथ रह के किया है मैंने काम। ओके, और बड़े बड़े कोरियोग्राफर के साथ मैंने काम किया। हाँ, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। खुशी तो सब जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि यहाँ का नॉलेज और वहाँ का नॉलेज में बहुत फ़र्क है। शायद मैं आज इतना सारा नॉलेज इसलिए ही बता पाता हूँ कि मेरे को वहाँ का पूरा एक
कंसेप्ट मालूम है कि पता है, कैसा अच्छे क्या से। होता है। हाँ हाँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे छत्तीसगढ़ में वो चीज़ों को मैं ला के रखूँ और उस तरीके से हम काम करके बहुत आगे काम करें। तो मज़ा तो सबके साथ बहुत एक्सपीरियंस मेरे को रवीना जी के साथ ही आया, क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं और वो बहुत मोटिवेट करती हैं और वो हर आर्टिस्ट को बहुत वैल्यू करती हैं। तो डेफिनेटली मैं रवीना जी के साथ ही बनूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को सबसे पहला चांस उन्होंने ही दिया मेरे को। रवीना मैम ने। हाँ, ओके, तो आज देखिए जिनको मैं डांस सिखाया था वो आज खुद हीरोइन बन गई हैं। बहुत बड़ी। और क्या मस्त, अच्छा अच्छी की बात नहीं मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको, हाँ। ठीक है। जब राशा हीरोइन बनी, उनका जो गाना लॉन्च हुआ ओई अम्मा, उससे बहुत फेमस हुई। भाई सर, ओई अम्मा कितना फेमस सॉन्ग है भाई। बहुत मैं फेमस सॉन्ग है। अब शायद लोग ज्यादा अच्छे से पता है सर, अभी तक रासा रासा बोल रहे हैं लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ओई अम्मा ओई बोल अम्मा दिया ना बोलते आपने हैं, सर, अब सबको अब सब जान जाएंगे कि भाई कौन हाँ। रासा है, कौन वो है। रवीना मैम को तो हर कोई जानते हैं, हाँ। बट ओई अम्मा सॉन्ग के नाम से सर हर कोई जानते हैं। हाँ प्लीज सर। तो ये कहानी है कि राशा जब शूट करी थी ओई अम्मा गाना, हाँ। तो वो गाना का जो रिहर्सल और कोरियोग्राफी जो देख रही थी वो अलीशा, जो मेरे स्टूडेंट है अलीशा हाँ बेहुरा, बिल्कुल। हाँ तो वो उसको सिखा रही थी। और अलीशा के अंदर जो मेरी खासियत है एक एक्सप्रेशंस और नज़ाकत क्वालिटी लाने की ना, अलीशा ने बहुत अच्छा राशा को सिखाया। तो वहाँ बातचीत हुई कि राशा बहुत अच्छा कर रही थी ऑलरेडी, उसके हैंड्स एंड जेस्चर्स क्लियर थे। तो अलीशा पूछी कि अलीशा को नहीं क्लियर था उस टाइम पे, तो अलीशा पूछी तो राशा ने बोला कि मैं इनसे डांस सीखी हूँ उस टाइम पे। अच्छा, उन्होंने बताया उनको? तो अलीशा बोली वो तो मेरे भी सर है। तो अरे, तो पीछे से एक लड़की दौड़ के आई, अरे वो तो मेरे भी सर है। तो वो तीसरी थी आयशा लॉरेंस, एक शायद आप जानते होंगे, मॉडलिंग पे बहुत अच्छे से सी इज फ्रॉम आल्सो छत्तीसगढ़। यस यस, दैट्स व्हाई। तो वो भी मेरे और वो इंडिगो में भी थी ना, वो हाँ, एयर होस्टेस भी। हाँ, तो वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो वो राशा के जो होली वाला गाने पे जस्ट उसके पीछे जो डांस करी वो आयशा है। हाँ, अलीशा है नहीं, आयशा। आयशा, अलीशा कुर्राफ की। हाँ, अलीशा इज अ कोरियोग्राफर, हाँ, जो बॉस्को के साथ अभी काम कर रही है। हाँ, राशा के पीछे जो डांस करती है वो आयशा है। ओके। तो देखिए मतलब मैंने तीनों को डांस सिखाया है अलग अलग समय पे, और वो मेरे यहाँ होने से भी बात वहाँ चल रही मेरी कि डांस ये आपने कमाया है सर, वो ये आपने कमाया है कि आज बड़े बड़े आर्टिस्ट भी अगर सर गुरु गुरु ही होता है, मतलब इसके आगे कोई वर्ड नहीं है सर। अब वर्ड खत्म हो जाता है ये वर्ड करके। मैं कम समय पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने कमा लिया सर। अभी तो शुरू हुआ है मुझे लगता है, अभी तो हमेशा जर्नी है, बहुत बची हुई है सर। छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का फील आपको अब कैसा फील कराता है? क्योंकि आप हैं तो सीजी सही ना। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मेरा बॉर्न ब्रॉट अप छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी ही हूँ, मतलब हाँ। मेरा रग रग में छत्तीसगढ़ी का कल्चर दिखेगा आपको। हाँ। छत्तीसगढ़ के सारे फोक डांस को मैं कोरियोग्राफ करता हूँ, सारे कल्चर को मैं जानता हूँ, सारी चीज़ें, और मुझे बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ी कल्चर डांस। सर हमारा छत्तीसगढ़ इतना प्यारा है, हर चीज़ यहाँ खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ के लोग खूबसूरत हैं। फैक्ट। मैं इतना ट्रैवल किया हूँ दीपक, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, मतलब मैंने मलेशिया, दुबई, बैंकॉक, सब जगह परफॉर्म किया है मैंने। इंडिया में तो गिनती नहीं कि मतलब कहाँ कहाँ मैंने परफॉर्म किया है, लेकिन जो मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं ना, जो इतने भोले और हेल्पफुल नेचर, सबसे ज़्यादा सर, मतलब वो ना किसी को गलत रास्ता नहीं बताएंगे। नहीं, ठीक है। तो वो मैं फील करता हूँ कि ना मतलब छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं ना बहुत भोले हैं और ना सच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सर, एक्सट्रीम लेवल पे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, मेरा पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ यहाँ पे हुआ, और छत्तीसगढ़ ने ही मुझे मौका दिया ना, धरती तो यही है। हाँ। तो नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करके मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ना जब मैं ऑडिशंस देता था ना दीपक, DIDs वगैरह में। आपने दिया सर? यस, शुरुआत तो वहीं से होती है ना। हाँ, हम सबके सपने तो पहले स्टार्टिंग वही होते हैं ना। जैसे मैं मॉडलिंग में सोचता था इधर उधर चले जाऊँ, तो फिर किसी आर्टिस्ट को देखने अपने, मतलब वो चीज़ समझ सकता हूँ सर, रिलेटिव। आज डांसर्स लोगों को, यहाँ के लोगों को पता होगा, लेकिन मैं DIDs और जस्ट डांस जो ऋतिक रोशन का जो शो आता था, ये सब मैंने दिया ऑडिशंस,
मतलब सुबह खाली पेट आप लाइन पे खड़े हो, आपका 10 बजे नंबर आ रहा है, सिर्फ 20 सेकंड देखने के लिए आपको उसमें कमाल करना है, और मैं सेलेक्ट हो जाता था। तो उस टाइम पे जब मुझे पूछते थे ना, प्रोडक्शन ही पूछता था मुझे, चैनल ही पूछता था कि आप कहाँ से, तो मैं बोलता था छत्तीसगढ़ से। अच्छा वो मध्य एमपी के बगल पे है क्या? हाँ, एमपी से विभाजन हम बने थे ना। छत्तीसगढ़। अच्छा वो झारखंड के पास है क्या? बोला नहीं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ को कोई पहचान नहीं रहा था शुरू में, तो स्क्रीन हमने में। स्ट्रगल किया है। हाँ, तो यार हर जगह मैं भिलाई छत्तीसगढ़ लिखता था फॉर्म पे, लेकिन कोई पहचानता ही नहीं छत्तीसगढ़ को। तो मुझे सब झारखंडी या अलग अलग प्रदेश। जगह से हाँ, बोलते हाँ। थे मेरे को। तो वो स्ट्रगल, और आज छत्तीसगढ़, भिलाई, रायपुर, दुर्ग कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता। अच्छा आप ये भी बेट लगा लीजिए, मैं लगा सकता हूँ कि मेरे भिलाई, दुर्ग, रायपुर के डांसर्स अच्छों को पीछे कर देते हैं। सर कर रहे हैं, तभी तो आज की डेट में नोरा फतेही तक को हमारे यहाँ के लोग सिखा रहे हैं ना। अलीसा, देखिए बोलना नहीं चाहिए, बट देखिए सी इज योर स्टूडेंट एंड सी इज टीचिंग एवरीवन। कहाँ कहाँ पहुँच करण गई है ओजला को बोलो, वो डांस बिल्कुल। सिखा रही है। वो कौन सा आर्टिस्ट, गुरु रंधावा को अभी वो उसने गाने पे बिल्कुल, कोरियोग्राफ ऋतिक किया। रोशन जी को। हाँ, ऋतिक रोशन जी को वो अभी वरुण जी रिसेंटली, को, वरुण सबको धवन जी डांस को, सिखा रही है वो आज। एवरीवन, मतलब कोई उससे बॉलीवुड और का वो छूटा नहीं बच्चा है। आज भी इतना डाउन टू अर्थ है। अभी एक हफ्ते पहले मैं मुंबई गया था, उसके घर गया अलीशा के, तो वो शूट करके आई है, और शायद 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक वो मेरे साथ बैठी थी सोफ़ा में ऐसे, और मेरे लिए कॉफ़ी उसको मालूम है कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए। हाँ। और हम लोग बहुत पुरानी बातें किए, बहुत सारी पुरानी बातें की चीज़ें। वो बच्चा आज भी मेरे को कैब बुलाया मेरे लिए, मेरी सुबह सुबह फ्लाइट थी, तो मेरे को बैठा के वापस पैच कैश पर लेके पहुंचा दी वापस। वो मुझे पहले भी बहुत फेमस थी, आज भी बहुत फेमस है। मैं अलीशा की बात हो रही, मुझे पता है आपका पॉडकास्ट आ रहा है, वो देखेगी। तो मैं उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार शो शुरू किया था, मॉडलिंग शो, सी इज़ द गर्ल जो सबसे ज़्यादा मेरा हेल्प की थी। दीपक आपको ये चाहिए क्या, आप इनसे मिल लो भिलाई में, आप उनसे, मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि वो पुरानी एक्सपीरियंस थी। और उसके बाद भी जब मैं शो पे 2020-21 में लॉकडाउन के बाद भी, जब वो बॉम्बे भी रहती थी, यहाँ भी रहती थी, उसने मुझे फ़ोन पे कम से कम घंटा गाइड किया। आज जब वो इस पॉडकास्ट, क्योंकि आपका पॉडकास्ट आ रहा है तो उसने देखना ही है, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये ना बोले हो कि यार दीपक तूने वो वाली बात नहीं बताई। तो मैं आपको याद रखा हूँ, और ब्रो आई नो कि आप उस टाइम भी मुझे हेल्प किए थे, तो मैं उस चीज़ को भूलना नहीं चाह रहा। yes, मैं हमेशा स्मरण करता हूँ सर, जो लोग मेरे दुख, दर्द और तकलीफ के दिनों पे साथ रहे, और उनको अगर मैं भूल गया तो शायद मैं सबसे दुनिया का कमीना इंसान रहूँगा। तो मैं कभी ऐसा बनना नहीं चाहता। ग्राउंडेड, यप सर ना हमेशा, क्योंकि जड़ अगर मजबूत है तो शाखा और तना तो हमेशा खुशहाली रहेंगे। और बहुत कम लोग को पता होगा सर कि हम लोग जिस जगह पे बैठ के भले आज बात करें, पर हमारा भिलाई हर जगह है। हमारा भिलाई हर जगह है, हमारा छत्तीसगढ़ हर जगह है। नेशनल लेवल पे ले जाके मुझे, जब मैं वही बताया ना आपको, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ जब स्क्रीन पे देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि स्क्रीन पे मैं पहुंचा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स पहुंचा रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रियलिटी शो कर चुके हैं, बहुत फेमस हुए हैं, बहुत अलग जगह काम कर रहे हैं। तो मैं प्राउड फील करता हूँ आज कि मैंने अच्छी चीज़ें, अच्छी शिक्षा डांस का जो है वो मैंने दिया है बच्चों को, मैंने बनाया है यहाँ पे। क्योंकि उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ दीपक, कि जब यहाँ पे डांस का कुछ भी नहीं था सर। लिटरली 1995 की जब आप बात करो, हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं बना था। आज तो जगह जगह डांस क्लासेस है, जगह जगह डांस टीचर हैं, सिखाने के लिए हैं। लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मेरे पास ना डांस क्लास था, ना टीचर्स थे, ना कोई गाइड करने वाला था। तब आपने शुरू किया था। सर रिलेट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग, इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि हमने कितना झेला। जब मैं उस टाइम, जिस टाइम पे सब कुछ था तो इतना झेला, तो जिस टाइम आपके टाइम में कुछ नहीं था, और उस टाइम पे आपने सर सेम चीज़। एक बात और होता है, आपने पहले भी मेरे से बात किया कि आप डांस इंडिया, मतलब डांस रियलिटी शो पे थे। आप छत्तीसगढ़ के फर्स्ट बंदे थे एज अ कोरियोग्राफर जो हमारे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किए थे बॉलीवुड पे, राइट? जहाँ तक मैं जानता हूँ रियलिटी शो पे। वो एक्सपीरियंस कैसा था सर, क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे? वो ऐसा था कि सुपर डांसर महाराष्ट्र एक शो था सोनी मराठी चैनल पे, तो वहाँ पे मैं और मेरी एक स्टूडेंट है अन्वेषा भाटिया। हाँ। आज वो बड़ी हो गई है, हाँ। मतलब 12th में आ गई है,
तब वो छोटी सी थी मेरे पास, वो 2.5 साल की उम्र में मेरे पास आई थी। डांस सीखने के लिए? हाँ। माँ बाप को ये पता है ना कि कम उम्र में ही इनके पास भेज दो तभी ये कुछ कर पाएगी। मतलब अन्वेषा की खासियत ये है कि उसको मैं सिर्फ बता देता था कि बेटा ये है, ओके सर। आप अन्वेषा को यू कैन से कि अनिल की परछाई है वो, जैसे आप करते हैं सारी चीजें वैसे ही करते हैं। अच्छा, दिमाग से भी आपको पूरा पकड़ ली? पूरा। साथ रहते रहते चीजें हाँ। अब्जॉर्ब करना स्टूडेंट की सबसे अच्छी खासियत होती तो है। उसके साथ मैंने शो किया सोनी मराठी, सुपर डांस महाराष्ट्र। और करते 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 वहाँ महाराष्ट्र के लोग बोले कि ये तो छत्तीसगढ़ से है तो इसको ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे नहीं, तो ये तो 1-2 एपिसोड पर निकल जाएगा, ऐसे बातें होती थी। अच्छा। हाँ, तो हमको सुनाई में देता था, तो पता तो चल ही जाता है। हाँ, और हम धीरे धीरे मराठी सीखने लगे थे क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। पहले से आता था मुझे, लेकिन मैं और मराठी आती है अब? या मला येते मराठी, ठीक है। खूपच छान बोलतो मी मराठी। समझ गया सर। तो हिंदी वाले का जैसा क्या हमारे नहीं तो छत्तीसगढ़। तो सर लेकिन मराठी अगर मुझे लगता है कि किसी भी रीजन पे रहो तो उसकी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। मेरे लिए मुंबई में काम करने का थोड़ा तरीका आसान हो गया था अगर मैं मराठी जानता था तो ग्राफिक के लिए मेरे को। तो मैं वो शो किया तो मेरे को वो शो में लिया ही गया था कि मुझे मराठी आती थी। मैं शो किया, करते 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 हम जीत गए शो। एक रियलिटी शो मैं जीता हूँ। मराठी शो आपने, सर रियलिटी शो नहीं, आप छत्तीसगढ़ से जाके महाराष्ट्र का शो जीते हैं। हाँ, सुपर डांसर महाराष्ट्र जीते। तो वहाँ पे आई हुई थी गीता कपूर जी, जो हमारे बॉलीवुड के कोरियोग्राफर है। तो उन्होंने कहा था कि जो जीतेगा, मतलब विनर और फर्स्ट रनर अप, जो जीतेंगे ये दोनों को हम सुपर डांसर चैप्टर 3 में डायरेक्ट मौका देंगे करके उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। तो हम जीत गए लकीली। लकीली तो नहीं, हार्डवर्क करके जीते थे। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क। तो वहाँ से फिर चैप्टर 3 में मेरे को मौका मिला हमको, हम वहाँ जाके किए। तो वहाँ पर भी ना दीपक 6 वाइल्ड कार्ड परफॉर्मेंस थे। ऑलरेडी शो चालू हो गया था, लेकिन एक बीच में जो वाइल्ड कार्ड आता है ना, तो वाइल्ड कार्ड में हमको कॉल किया गया। 6 लोग थे, 6 में सिर्फ 3 को लेना था। उसमें भी अपन सेलेक्ट? इसकी भी एक कहानी है, देखिए प्लीज़। हमको 2 दिन पहले बुलाया गया, ठीक है। तो बहुत प्रेशर की मेरे को करना है, क्या करना है। अरे आप ये गाना ले लो, आप ये गाना ले लो। मैं बोला नहीं, इसमें तो मेरे स्टूडेंट कर चुके हैं, इसमें तो अगर टीचर आया है तो टीचर को दिखाना तो पड़ेगा ना कि वो क्या है। अगर बच्चे ऐसे हैं तो टीचर क्या है, तो वो डिफरेंस तो दिखाना होगा ना आपको। मैं बिल्कुल नहीं, इस तरफ गाने मैं नहीं लूँगा। मैं वहाँ पे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मोंटी, उसको मैं बैठ के बोला कि मेरे को ये गाने पे मेरे को क्लासिकल बनाना है, 7 समंदर पार में तेरे, द फेमस सॉन्ग। उसको मैंने एडिट किया, एडिट करके क्लासिकल के थोड़े टुकड़े डाल के, मृदंगम के बोल डाल के मैंने एडिट किया और गाना किया। तो मैं किया, अन्वेषा के साथ ही था मैं उस शो पे। तो किया तो हमारा 6 वाइल्ड कार्ड में ना हमारा नंबर था 3रे नंबर पे, हमको जाना था। पहला बंदा गया, पहला जोड़ी गया, बहुत अच्छा गया, सिलेक्ट हो गया। दूसरा गया, बहुत अच्छा गया, सिलेक्ट हो गया। अब तीसरे की बारी हाथ में आ गई। 4 बचे हैं और चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। 3 की ही जगह थी, 2 तो ऑक्यूपाई हो गया। अब एक में, तो अब हम जा रहे हैं, आप देखिए। तो हमको रोक दिया गया, नहीं आपका टर्न अभी नहीं है, अभी किसी और को भेजना है ना। अब मैं क्या बोलूँ, तो ठीक है। अब तीसरा गया तो तीसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो चौथे में फिर कोई और गया, ठीक है। फिर 5वें में हमको भेज रहे थे, तो बैक स्टेज जस्ट सीढ़ी पे हम रखने वाले थे, फिर रोक दिया गया हमको कि अभी भी नहीं जा सकते। नहीं, अभी आपका नहीं, आपका लास्ट है करके। मैं बोला ठीक है। तो 5वां भी सिलेक्ट हो गया, 3 तो हो ही गए। 6 में 3 को ही लेना था। तो मेरी जो स्टूडेंट अन्वेषा, वो बहुत निराश हो गई कि सर ऐसी बात, हमको ज़बरदस्ती बुलाया गया है, हमको लेना नहीं था, ये है वो, जो भी उनका दिमाग चलता है बच्चों का। लेकिन मेरा दिमाग यहाँ चल गया। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं अन्वेषा को सिर्फ, मैं बोलता नहीं, बोलने से वो चीज़ नहीं होती है मेरी। मैं अन्वेषा को बोला कि बेटा हम लोग, मैंने जो सिखाया है ना बिल्कुल वैसी करना, और पहले ही जब पैर मारेंगे ना, वो पैर से ही इतना वाइब्रेशन लेंगे ना कि नहीं देखने वाला भी ऐसे देखना चाहिए। आपने पहले ही उनको टीच करना कर दिया मैं स्टेज के पीछे ही। और मेरा दिमाग यहाँ कुछ और चल रहा है उस टाइम पे। मतलब अब 6वें नंबर पर हमारा कॉल आया, मतलब चल बेटा चलते। तो वो भी मेरे, मैं बोला ना मेरी कॉपी है, तो चलो सर अब दिखाते हैं। मतलब चल बेटा, गए।
पहला ही पैर मार के जो हम लोग पोज लिए क्लासिकल का ना, ऐसे जाग गए लोग, मतलब जो जजेस थे। हाँ कि कोई तो आया। शिल्पा शेट्टी जी, गीता जी, अनुराग दादा, सब जाग गए ऐसे, कौन आया करके, और आंख ऐसे बड़ी करके देखने लगे। डांस खत्म हुआ है, डांस खत्म होकर लेफ्ट साइड देखा तो सारे कोरियोग्राफर्स खड़े थे वहाँ पे, स्टैंडिंग ओवेशन, जजेस खड़े थे, पेरेंट्स खड़े थे, ऑडियंस खड़ी थी पूरी। तो वो मेरा फील था उस टाइम पे। सुन के मुझे गूज़बम्प आ रहा है। कर हाँ। ले, मतलब वो चीज़ मेरे लिए भी था। तो मेरा मतलब ना, हमारे क्लासिकल डांस का ना मतलब खूबसूरती ही यही है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना दीपक, लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। बस क्योंकि होता पहुंचाने भी- आना चाहिए, पहुंचाने आना चाहिए, बिल्कुल पहुंचाने आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मैंने किया। तो लेकिन रिजल्ट तो हो चुका था, 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो वापस 6 को बुलाए। फिर मैं भी वो- वही सुनना चाहता हूँ कि वो जो- अपना क्या हुआ। हाँ, मतलब ये हुआ कि 6 लोग को वापस से बुलाया गया। अब हमको तो मालूम कि 3 तो सिलेक्टेड है और 3 को ही लेना था, क्या होगा। हाँ 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 तो हम थोड़े उदास से थे। हाँ हाँ तो वो जो एक वाइल्ड कार्ड वाला जो घबराने वाली म्यूजिक होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। डन 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 वाला, वो चल music रहा है वो लगा तो, था, तो है ना? और धक 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 अंदर। तो ठीक, जजेस ने कहा कि गीता माँ ने कहा कि हमको 3 ही सेलेक्ट चाहिए थे, हाँ जो हम 3 हो चुके हैं करके। हाँ। तो दैट्स ऑल करके। हाँ तो हाँ हमने थैंक यू बोल के हम जस्ट ऐसा टर्न किए, तो फिर रुकिए 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 करके ऐसे आया, मतलब वो एक था शायद डराने के लिए था। डराने के लिए। रुकिए रुकिए करके। तो बोले कि चैनल ने डिसाइड किया है, प्रोडक्शन हाँ, ने हाँ। डिसाइड किया है हाँ हाँ कि इस बार हम 3 नहीं 4 4 लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और वो चौथे हैं अनिल एंड अन्वेषा। माय गॉड, मतलब यार। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब मैं इतना खुश, इतना सर ये खुश। बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब चौथे की जगह ही नहीं थी, वो चौथे की जगह हमने बनाया है अपनी मेहनत से, अपने डांस। चैनल ने डिसाइड किया आपके चाहिए। डांस के बाद कि यार ये लोग भी इसके अंदर चाहिए। ये चाहिए, और वहाँ से हमारा जर्नी चालू हुआ। सर उनको पता नहीं था कि एक जीत क्या बना है। या और गीता माँ ने फिर वो रिकॉल किया कि वो सुपर डांसर में जज थी जिन्होंने इनको यहाँ तक लाया यहाँ तक लेके आया। तो सर डेस्टिनी ना, डेस्टिनी, अगेन एक वर्ड आ रहा है मन में, वही है डेस्टिनी। कि Destiny। भाई उसने अगर सोचा है कुछ करना है आई बिलीव, तो होना है। आई बिलीव। सर एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे। पर्सनल इसलिए क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ से है और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल मैंने लिख रखा है। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में डांस का फ्यूचर कैसा है और खुद आप उसके लिए क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? साथ में एक क्वेश्चन इसमें और मेरा मर्ज है कि क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में यंग डांसर्स में इतना रॉ टैलेंट है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं? क्योंकि आप लेके गए हैं, आपके स्टूडेंट्स लेके गए हैं, बट क्या जो फ्यूचर आ रहा है यंगर जो लोगों का, तो उसका आप क्या एक सोचते हैं राइट नाउ सिनेरियो के हिसाब से? क्योंकि स्टूडेंट भी अब थोड़ा बिगड़ने लगे हैं, पहले टाइप के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो देखते रहता हूँ ना, क्योंकि मेरे 1-2 पहचान के टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, डांसर्स नहीं है, वो स्कूल्स में पढ़ाते हैं सर। तो वो मुझे जब पेरेंट्स आए थे मुझे बताया कि अब थोड़ा दीपक पहले टाइप का नहीं है, हमारा वाला टाइम खत्म हो चुका है। जो आज भी हमें डर लगता है सर, मैं आपके सामने बैठ के भले इतनी बातें बोल पा रहा हूँ पर आखिर में 100 सॉरी बोलने वाला हूँ। नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ सर, 100 खून माफ। हाँ, धन्यवाद सर। कि क्या लगता है आपको सर, एक तो आप क्या लाने वाले हो सर? पहला तो छत्तीसगढ़ में डांस का फ्यूचर, तो छत्तीसगढ़ में डांस का फ्यूचर बहुत है दीपक, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड डांसर्स है, तरह तरह के डांसेस है, तरह तरह के बहुत सारे डांस क्लासेस खुल गए हैं, और डांसर्स की मतलब नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत कुछ साधन मिल गया है ना आपको डांस सीखने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉज लूँगा कि छत्तीसगढ़ में अगर आप डांस का फ्यूचर देख रहे हैं तो व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़ी डांस? हाँ मैं भी यही, आप अभी देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एल्बम बन रहे हैं या मूवीज़ बन रहे हैं, उसके गाने में जो डांस हो रहे हैं वो क्या डांस? बॉलीवुड। दे आर गोइंग टू बॉलीवुड, दे आर एंटरिंग टू बॉलीवुड। बॉलीवुड के साथ साथ थोड़ा हिप हॉप का कल्चर, थोड़ा ओल्ड स्कूल का कल्चर, थोड़ा सा इधर का उधर का मिला के छत्तीसगढ़ी गाने पे वो कर रहे हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी एल्बम है ना। हाँ
तो वो तो उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं ला रहे वो। हाँ, मेरा नहीं, point, ये हो रहा है, ये मेरा मैं देख point रहा हूँ, ये क्योंकि है मैं भी कंटिन्यू। क्योंकि बीइंग अ टीचर और बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट मुझे ये बोलना पड़ेगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ी गाने पे ले रहे तो छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती जो एक है डांस कल्चर, आप उस कल्चर के भी डांस को ले लेके थोड़ा सा बॉलीवुड में मिक्स करके भी आप बना सकते हो। तो हाँ। वो मेरा मिसिंग पॉइंट है कि वो मुझे ठीक है। देखने को नहीं मिल रहा है ना। मतलब छत्तीसगढ़ी डांसर्स को भी हमको थोड़ा मॉडिफाई करके हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की एक मर्यादा को रखते हुए। पहला तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन हमको इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मैं क्या लाना चाहता हूँ, क्या चीज़ें करना चाहता हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को मेरे छत्तीसगढ़ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन करना क्या क्या है उस पॉइंट्स पे बात करना है सबसे पहले, जो कोई बात करना नहीं चाहता है। मतलब सारे डायरेक्टर्स, सारे कोरियोग्राफर्स, सारे डांसर्स सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़? तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ हमको एक नया बॉलीवुड यहाँ आके नहीं बना। आपको डेफिनेटली जब बॉलीवुड टच इतना ज़्यादा कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी आपको बहुत ज़्यादा टच करता होगा, तो सर छत्तीसगढ़ में आप क्यों नहीं कोरियोग्राफ कर रहे हो? क्या रीज़न है कि आप? रीज़न ये है दीपक कि छत्तीसगढ़ में मैंने कोरियोग्राफी किया है। हाँ, आई नो आपने किया है, बट आप हर स्टार्टिंग डेज पे मैंने किया है। ओके, है ना। मैंने अनुज जी को बहुत पहले अवार्ड फंक्शन में मैंने उनको कोरियोग्राफ किया था, एंड उसके बाद फिर बहुत लंबा गैप हुआ। फिर एक दो एल्बम किया छत्तीसगढ़ का मैंने। छत्तीसगढ़ में आपने, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप क्या विश्वास कर, क्या नाम, काजल श्रीवास का जो एक नवा नवा मया है, हाँ, उसमें भी आपने मैंने कोरियोग्राफ किया। एग्जैक्टली। तो मैंने किया, मतलब प्रोडक्शन अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन जो मुझे माइनस लगा वो लगा कि आप एल्बम बना रहे हो, ठीक है, तो आपके पॉइंट्स जो हैं, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सेटअप, है ना, ये सब चीज़ें पे कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, मतलब कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि लोग खुद के ऊपर तो बस ध्यान दे रहे हैं, बस, बट उसके पीछे जो मेन मैकेनिज्म है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस था। एक तो ना दीपक, छत्तीसगढ़ में ना आर्टिस्ट की वैल्यू उतनी नहीं है, और ना ही पे है। पे स्लैब में तो मैंने सुना है सर कि पे स्लैब नहीं है। मतलब इतना तुम अंधों जैसा काम कराओगे और तुमको मेहनताना ही नहीं मिलेगा ठीक से। तो सर क्यों नहीं दे रहे हैं डायरेक्टर्स? यही तो क्वेश्चन है कि भाई वो भी तो डांस ही कर रहा है पूरे टाइम पे, उसका भी तो ब्रेड एंड बटर डांस ही है, वो कहाँ से कमाएगा? मेरा भी यही मैं तो चाहता हूँ सर बहुत जल्दी डायरेक्टर्स आए, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप पेमेंट क्यों नहीं देते? प्लीज, आप मेन आर्टिस्ट की पेमेंट करते हो ना? सर मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई आए। मैं तो बहुत, मतलब देखिए, मैं रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड चीजें पोस्ट कर देता हूँ। मेरी और आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही है एज इट इज मैं डाल दूंगा। मैंने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करना। भाई अगर बात हुआ है, अगर आपने कोई गलत बात की, वो भी जाएगा। तो आप मेन आर्टिस्ट की आप पे कर रहे हो ना? हाँ। तो व्हाट अबाउट बैक डांसर्स? अगर उन्हें आप पे ही नहीं करोगे तो वो ड्रेसेस कैसे करेंगे? पे कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं डांसर हूँ, कोरियोग्राफर, तो उस चीज़ को मुझे पहल करनी पड़ेगी अगर कोई नहीं कर रहा है तो मुझे क्या दिखाई दिया कि डांसर्स को आप कोई भी कपड़ा पहन लो, तुम 2 जोड़ी कपड़ा ले आओ घर से। अच्छा। हाँ, और उनके लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, पूरा फेस पैची पैची ऑयली है। लड़कियों को तैयार होने का तरीका नहीं मालूम है कि कॉस्ट्यूम्स कैसे पहने, हेयर स्टाइल कैसे करें, कोई जूता पहना है, कोई जूता नहीं पहना है, किसी के जूते गंदे, कोई चप्पल पहना है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मैं कोरियोग्राफर हूँ तो मैं आर्टिस्ट के साथ साथ मैं बाकी डांसर्स का भी ख्याल रखना मेरा काम है। मैं प्रोडक्शन को बोलूँगा, मुझे प्रोडक्शन सुनती नहीं है। अगर मेरे को मेरा काम बहुत अच्छा दिखाना है तो मुझे सब चीज़ अप टू डेट चाहिए ना। हाँ, तभी तो काम अच्छा दिखेगा। बाद में आप बोल दोगे कि कोरियोग्राफर के लिए फूल का गजरा लगा रहे हो, सारी चीज़ें, तुम अपना फ्रेम को अच्छा दिखा रहे हो ना, तो हाँ। फ्रेम पे तो वो डांसर्स भी है ना। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी डांस एकेडमी आपकी भिलाई पे ही है, राइट? तो उसको लेके आपका पर्सनल विजन क्या है, या आप उसमें क्या चाहते हो सर, कैसा करना चाहते हो अभी फ्यूचर में? पर्सनल विज़न तो ये है मेरा कि मतलब मेरी जो एकेडमी है वो एकेडमी जानी जाती है कि
सर के पास जो भी स्टूडेंट जाएगा वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा 100%। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल दिया कहीं था। तक का। तो वो जो लोगों का फेथ है, जो हाँ, बिल्कुल। विश्वास है, वो विश्वास को मेरे को बनाए रखना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। तो मेरा विज़न ये है कि मेरे क्लास में जो भी बच्चा आए, चाहे वो कैसा भी हो, मेरा काम है उसको तराश के उसको उसके सोचे हुए जगह तक पहुंचाना कि बेटा आपको जाना कहाँ है, पहुंचना क्या है। तो मेरा विज़न ये है कि मेरी एकेडमी में वो सारी सुविधा मैं दे पाऊँ जो एक आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए, एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। मैं एसी साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा शिक्षा, अच्छा डांस स्टाइल दे पाऊँ, उनकी कोरियोग्राफी स्किल बढ़ा पाऊँ, उनका नॉलेज में पर्सनालिटी बढ़ा पाऊँ कि एक डांसर्स को। मैंने आपके स्टूडेंट्स में भी देखा है कि उनकी मॉरल वैल्यू बहुत हाई रहती है। तो क्या कुछ और भी क्लासेस चलती हैं वहाँ पे? मैं और भी क्लासेस तो नहीं चलती, लेकिन क्लासेस के टाइम पे ही मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि आपको कैसे रहना है, कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, कपड़े क्या पहनने चाहिए, बातें कितनी करनी चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए, रेस्पेक्ट क्या होता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, दुनिया कैसी है। मतलब डांस लेसन के साथ साथ मैं लाइफ लेसन भी देता हूँ बच्चों को। तो मेरा एक पर्सनल है इंटरेस्ट कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ बच्चों अच्छा, पीडी की क्लासेस भी आप साथ ही साथ ले लेता हूँ मैं। हाँ, तब जाके बच्चा दिखता है। कंबाइन है, एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है उनको कि सिर्फ डांस नहीं सिखाया जाता, उनके साथ साथ उनकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होनी है, उनकी पर्सनालिटी पे कैसा काम करना है, वो भी साथ ही साथ अनिल सर उनके पीछे कर रहे होते हैं। राइट? बिल्कुल सर, एक चीज़ है जहाँ तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया और जहाँ तक ये लोग पॉडकास्ट देखने के बाद समझ भी गए होंगे कि आपको हर प्रकार का डांस आता है। yes. इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक स्पेशलिटी है कि आप क्लासिकल डांसर के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा याद जब किया जाता है तो सर को, जब क्लासिकल की बात आती है तो अनिल सर आता है लोगों के माइंड में। तो सर, आपने क्लासिकल कहीं से सीखा है या फिर नेचुरली अंदर से आया, देख देख के आपने चीज़ें कर ली? और अगर सीखा है तो इसमें आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो सर? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हाँ, क्योंकि ये आपको रिलेट करता है, ये रिसर्च करके आए हो मतलब आप एकदम से। दीपक, तभी तो सर माफ़ी मांग के रखा हूँ पहले, सर कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी है। डेफिनेटली मुझे बहुत सारे डांस स्टाइल्स आते हैं, क्लासिकल में भी, वेस्टर्न में भी, फोक में भी, इंटरनेशनल डांसेस में भी। और शुरुआत मेरा बॉलीवुड, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप ये सबसे हुआ था। एग्जैक्टली। फिर फोक डांस किया। फिर जब पता चला कि मेरे को करियर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, तो मैं खैरागढ़ गया, एडमिशन लिया, वहाँ पे सीखा 3 साल। तो मैंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से मैंने भरतनाट्यम में मैंने 3 साल की डिग्री की, बैचलर। फिर कट करके 2-4 साल में यहाँ पे भिलाई में आके वापस अपना नाम बनाया, कॉम्पिटिशन वगैरह किया। फिर आफ्टर 4 इयर्स फिर वापस जाके मैं खैरागढ़ में MA किया इन भरतनाट्यम। और मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से भरतनाट्यम में यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैं, यूनिवर्सिटी टॉपर। सर, जहाँ चाहते हो आप टॉप ही करते हो क्या? सर, वो कुछ एक आपको लगता है कि आपके साथ एक अलग सा वाइब चलता है क्या? मेरे साथ ये कोई एनर्जी आपके साथ? सर, हमें भी चाहिए वो। बिल्कुल है। कह सकते हैं कि मेरे को ना दीपक हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। हाँ। तो मैं जो भी चीज़ करता हूँ ना, मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छे से करना है। ओके। तो ये, और मैं ना पढ़ाई में भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं डांसर हूँ तो मेरा एजुकेशन बहुत बहुत खराब रहा आपने 11th, मतलब आप मत सुनने पॉडकास्ट में दीपक कुछ बोल रहा है, आपने 11th भी टॉप किया, आपने 12th भी बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, उसके बाद आपने गैप लिया, गैप लेने के बाद एडमिशन लिया हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हूँ। पूरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा टॉप मोस्ट सिलेक्शन में नाम था अनिल तांडी, फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फर्स्ट ईयर भरतनाट्यम में यूनिवर्सिटी टॉप किया। सेकेंड ईयर में पूरा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना पूरे यूनिवर्सिटी का। फाइनल फाइनल में मैंने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया, मतलब प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान। मतलब आपके यहाँ कोई डांस सीखने आता तो सिर्फ कोई सीखा हुआ व्यक्ति से डांस सीखा हुआ नहीं आता, एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति से डांस सीखने आता है कि भाई उसमें उन्होंने पढ़ाई की है। तो हुक नोट और चीज़ें जो आप सुनते हो सर से, वो एक दिन का मेहनत नहीं है भाई। 5 साल तो सिर्फ 3 साल बैचलर डिग्री, 2 साल मास्टर डिग्री, 5 साल एक ये भी डिग्री भी है साथ में एड ऑन। बहुत पढ़ना पड़ता है। लोगों को लगता है कि डांस में क्या पढ़ाई करते हैं, बहुत थ्योरी होते हैं, बहुत रिटर्न्स होते हैं। मुझे भी आज ये पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल 1-1 घंटे का मंच प्रदर्शन होता है, आपको करके दिखाना, यू हैव टू प्रूव। मजाक नहीं है भाई, मजाक नहीं है।
सच में मेरे अहोभाग्य हमारे की सर पधारे, Yeah. जो ये वर्ड है ये ऐसे ही, ये आज सार्थक हो गया ये तो बात। वही है कि मतलब डांस तो मुझे सारे स्टाइल्स आते हैं मोस्टली, लेकिन मेरा स्पेशलाइज जो है वो भरतनाट्यम क्या है। फ्यूचर सोचते हैं सर आप इस पे? मेरा फ्यूचर तो मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ सर वो तो है, मतलब यस, क्योंकि मेरे को मेरा इंडियन कल्चर को बहुत आगे तक लेके जाना है। डेफिनेटली और आपको बहुत जल्दी मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी खबर भी मिलने वाली है। ऑफ कैमरा मुझे आज मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। ऑन कैमरा भी अगर आपको लगता है सब बता सकते हैं हाँ। सर, हम रिवील कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़ें कुछ चल ऐसा रहा है? कि क्लासिकल डांस में कुछ मैं नया सुनवा रहा हूँ। क्लासिकल डांस में लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे काम तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, मतलब क्लासिकल डांस में रेलवे का जॉब है, गवर्नमेंट का जॉब है। सीरियसली? यस, किसी को नहीं पता है ना, लोग बात ही नहीं करते क्लासिकल इस बारे में। डांस पे रेलवे के जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट हमें इतना प्रमोट करती है? मुझे भी आज पता चल रहा है। करती है। तो इस पे कुछ आप ले आने वाले हैं? हाँ, मतलब एक मैंने बहुत बड़ा एक मैंने इंटरव्यू दिया है और हो गया है उस पर मेरा। बस 2-3 महीने में मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वो मैं बताऊँगा कहाँ होगा मेरा प्लेसमेंट। आउट ऑफ इंडिया है वो। आप सिखाने जा रहे हैं सिखाने जा अपनी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? यस। वाह सर, अभी तक आप नेशन में इतना धमाका फोड़ रहे थे, अब बाहर भी तो धमाका करना है हमको। बहुत ज़रूरी है सर। मतलब अगर मैं 2-3 महीने बाद अगर आपसे पूछता तो शायद मुझे सिर्फ टाइम मिलते हैं पर पॉडकास्ट नहीं मिल पाता। नहीं, क्योंकि वो टाइम लग जाता है ना सर, कि हाँ, फॉरेन जाके आना हाँ, इतना हाँ। इट्स नॉट इजी कि 2 मिनट में आ जाए, चीज़ें हो जाए। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है क्लासिकल डांस में, सभी डांस में एक्चुअली। लेकिन मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक दायरा होना चाहिए हर एक चीज़ का, लिमिटेशन का। जब वो बहुत ज़्यादा होता है तो ख़राब हो जाता है वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत अच्छा न्यूज़ लग रहा है सर। मैं क्वेश्चंस भूल जा रहा हूँ पर मैं देख कर पढ़ लेता हूँ। हाँ। सर आपको क्या लगता है कि क्लासिकल और वेस्टर्न का फ्यूज़न इंडिया डांस का क्या ये फ्यूचर है, या फिर इसमें कोई एक ही जॉनरा चलने वाला है? देखो, क्लासिकल और वेस्टर्न का जो फ्यूजन है वो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जो हमारा ये जनरेशन है उनको बहुत पसंद है। वो करते भी, आप इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया में देखते भी होंगे किस तरीके से वो फ्यूज़ करके दूसरे स्टाइल को करते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये एक चीज़ को क्लियर रखना पड़ेगा कि क्लासिकल डांस जो है वो एक अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है। तो दोनों का जो एक तरीका है करने का, दिखाने का तरीका बहुत अलग है। तो अगर अलग रहेगा तो दोनों कल्चर जीवित है, मतलब और एक साथ हम करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन बहुत होगा ना कि ये क्या है, ये क्लासिकल है। हाँ, कि मतलब आप सेमी क्लासिकल में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी मिला के आप कर रहे हैं, लेकिन लोग जस्टिफाई क्या करेंगे, ये है क्या? मतलब एज अ अनिल सर ये चाहते हैं कि यार जो डांस जिस सेपरेट फॉर्म में है उसमें उसको रहने दो, और उसमें उसका नाम और उसकी पहचान बने रहने दो, ना कि उसको एक मिक्स करके उसके पहचान के साथ छेड़छाड़ करो। ये आपका ओपिनियन है सर, राइट? तो ये सही भी है कि अगर आप किसी चीज़ को छेड़ रहे हो तो उसमें से मिक्स बन के क्या बनने वाला ये भी नहीं पता है। बताइए, मेरी छत्तीसगढ़ी डांस जो कर्मा ददरिया है, सुवा है, अगर मैं उसमें हिप हॉप कर दूं डांस, तो आगे वाला जनरेशन तो उसको वो वही सीखेगा ना, वही बोलेगा कि यही है सुवा, यही ददरिया, यही कर्मा है। तो हमको ये एक्शन लेना पड़ेगा कि दिस इज भरतनाट्यम, दिस इज कथक, दिस इज कुचिपुड़ी, दिस इज ओडिसी, एंड दिस इज हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, जैज, फंक, साल्सा, जुम्बा, संबा, व्हाटएवर। इतने डांस के फॉर्म है, और भी है। मैं तो एक ही डांस जानता हूँ सर, गणपति में नचा दो। और वो हमको भी, उसको भी अच्छे से हम नहीं जानते हैं। हम आपके क्लास आने की कोशिश करने वाले हैं कि सर एक कृपा मिले तो एक आध कुछ सिखा दो जिसमें रोल मार सकूं मैं लोगों के सामने। नेक्स्ट शो आ रहा है, आप उसमें एक धमाका कीजिए। बस सुन के हालत में रहोगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि डांस इज नॉट अ जोक। ये बहुत मेहनत की चीज़ है और मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है, लेकिन हम लोग सेट पे रहते हैं, हमें पता है। यू नो व्हाट, स्टेज में जब हम रहते हैं ना दीपक, तो हमारे अंदर में क्या क्या दर्द है, कहाँ कहाँ टूटा टाटा, हमको कुछ याद नहीं आता। कुछ नहीं याद नहीं लेकिन आप बोलोगे ना
नॉर्मल मुझे बैठने बोला कि सर नीचे बैठते हैं, तो मैं मना करूंगा, नहीं हाँ। मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे बैक हाँ। में पेन है, सब मैं बोलूंगा। हाँ। आप स्टेज में मेरे चेहरे देख के भूल जाओगे ये इंसान को घुटने में दर्द था ना, और ये कमर में देखो पेन यहाँ था, पे लचक- और देखो लचक ये के डांस स्पीड कर कर रहा है, रहा है। कार्टविल कर रहा है। तो ये एक आर्टिस्ट की पहचान है, वो सब कुछ भूल जाता है अपनी चीज़ सब का। भूल जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में एज अ डांसर या एज अ कोरियोग्राफर के रूप में आप क्या प्लान करते हैं कि यार ये मेरा ड्रीम है दीपक, इसको पूरा करना है? मेरा ड्रीम एज अ कोरियोग्राफर हम्म। ये है दीपक की ना, मतलब मैं बहुत जो मैं 90s की बात करूँगा, मैं 80s 90s की बात करूँगा, क्योंकि 2000 के बाद तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो मैं मिस करता हूँ बॉलीवुड में। हम्म। वो जो पुराने कोरियोग्राफर थे ना, सरोज मास्टर्स, गणेश मास्टर्स, चिन्नी प्रकाश जी, पुराने ये गणेश लोग आचार्य जो की बात हो रही सोचते है। थे ना, हाँ, हाँ। मतलब वो जो सोचते थे ना, वो कैमरा भी नहीं सोच पाता था, उनका विजुअल कैमरा भी नहीं देख पाता था, जो वो दिखाते थे कैमरे को। तो एक हीरोइन की ब्यूटी क्या होती है, व्हाट ग्रेस, व्हाट एक्सप्रेशन, कहाँ से कैमरा लेके स्टार्ट करे, कहाँ से ब्यूटी शॉट ले, और कोरियोग्राफी कैसा हो, डिमांड क्या हो, वो जो सोचते थे ना, वो सोच आज मैं मिसिंग करता हूँ। और मैं क्योंकि मैं 90s में मैंने किया है, तो मेरे को वही फ्लेवर पसंद है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ बीइंग अ कोरियोग्राफर, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं माधुरी दीक्षित या रवीना जी या रेखा जी जैसे लोगों को मैं कोरियोग्राफ कर पाऊँ, अगर नसीब रहा मेरा तो। क्योंकि ये रेखा- वही परफॉर्म कर सकती हैं जिनको आता करेक्ट है ना। ये मैं आपके रीजन समझ पा रहा डांस हूँ। हाथ पैर से कम और यहाँ से expressions, ज़्यादा हो। भाई आज भी आप रेखा जी को सिर्फ खड़ा कर दो बस मैं रेखा जी से मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि सुपर डांसर में वो भी आई थी। हाँ। और मैं उनके गाने पे नाखों की मस्ती पे मैंने काम डांस किया, मैंने किया लास्ट में मैंने शायरी बनाया था उनकी ब्यूटी पे, उनके होंठ के ऊपर जो तिल है वो सब पे मैंने शायरी बना के रिप्रेजेंट किया था और डांस किया। और लास्ट वाला जो मेरा डांस देख के वो वाह वाह करते थके नहीं, और वो खड़े सर वो होके वाह में भी एक मतलब अदा, आप देखना अदा होता है। हाँ। भाई मतलब टीवी पे उनको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो आज भी जो बोलती हैं उस बोलने का लहजा तो मैं पहली बार उनको देखा ना, मैं एकदम माशाअल्लाह सन्न रह गया था। मतलब इतनी खूबसूरत आज भी कैसे भी कोई सर वो- इंसान हो सकता है। सर वो अंदर से भी खूबसूरत उतनी ही है, बाहर से भी खूबसूरत उतनी ही है। तो ये सुपर डांसर में जब मैं था ना, जब रेखा जी आए तो उन्होंने मेरा डांस देखा और उन्होंने मुझे कामदेव का टाइटल दिया था। हाँ। जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब कामदेव भगवान में सबसे सुंदर सबसे सुंदर माना जाता है, माने जाते हैं बिल्कुल। और कामदेव को सबसे कंपेयर इसलिए किया जाता है। लेकिन मुझे डांस में कामदेव का टाइटल दिया, खड़े होकर उन्होंने मुझे बहुत तारीफ की, गले लगाया मुझे। आप सोच सकते हैं मैं उनके यहाँ पे गले लगाऊं, मैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। मुझे और क्या चाहिए लाइफ में बीइंग अ डांसर, सब कुछ तो पा लिया है सर आपने। है ना। मैं वही पूछना चाहता हूँ सर, क्या बचा है? ये वाला जो बचा है मुझे लगता है कि आज आपने मैनिफेस्ट किया और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये भी पूरा हो जाएगा। एक्चुअली मेरा मैनिफेस्टेशन ना पूरा होता है। हाँ। मैं आपको नहीं बताया, मैं बीच में आपको सुपर डांसर में था कि लास्ट सुपर डांसर 6 में 6वां नंबर में जब हम लोग गए तो मेरे दिमाग चलने लगा था। बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बर्थ 6 है आपका, हाँ ओके, जून है, हाँ। 6वां महीना, हाँ, तो मेरा 6 नंबर लकी है। तो जो वो 6वें नंबर पे तीसरे 6वें में जो वहाँ दिमाग चल गया था मेरा अच्छा होने वाला है। 6 नंबर है आपका? मेरा 6 नंबर लकी है। 6 नंबर से रिलेटेड मैं आपको कुछ थोड़ी देर बाद बताऊंगा सर। और 6 और जून हाँ, और फ्राइडे के दिन मैं पैदा हुआ हूँ। वो भी तो छठवां। ये जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो आपकी चीजें हो जाती हैं। कला का कॉम्बिनेशन आता है, कला और लक्ष्मी, ये दो का कॉम्बिनेशन हाँ, है। बिल्कुल। तो मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ ना डांस के फील्ड में, मेरा सक्सेस कंप्लीट हो जाता है वो। सर अभी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो ये मैं बोलता हूँ, इसलिए तो मतलब जो भी मैं बचपन में सोचा हूँ शायद वो सब पूरा हुआ है। सब कुछ आपने हर चीज़ अचीव की है जो आपने चाहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। हो सकता है कोई ऐसा चीज़ है जिसमें उनको रिक्वायर्ड ही पड़े कि विदाउट अनिल तांडी सर ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी बात हो सकता है सर, ये आप वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बचा है, क्योंकि क्लासिकल के बाद पे तो आपका नाम बस ऐसे मैं ही आ ये जाता चाहता है। हूँ कि मैं मेरे छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दे जाऊँ। और अभी आप देते ही रहोगे, ये जाऊं वाला वर्ड मत जोड़ो प्लीज। और मेरी जाने के स्टूडेंट मैं ये नहीं वर्ड सुनना चाहूंगा। बात भी ना याद रखे कि एक सर थे जो इतना एक सर हैं। हाँ है, एक सर हैं, ऐसा वाला। एक सर रहेंगे
जो देते रहेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि आज मैं खुद को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि यार जैसे लता मंगेशकर जी को आज भी याद करते हैं, बिरजू महाराज जी को आज भी याद करेंगे, हमेशा करेंगे, हमेशा। जब तक आर्ट है तब तक वो है। वो है। तो वो नाम मैं भी कमाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग मुझे हमेशा याद रखें। हमेशा याद रखेंगे सर। हाँ। आपको पता है ये चीज़, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पॉडकास्ट देखने वाले बोलेंगे यार दीपक सही बोल रहा है, और कमेंट्स भी आएंगे, ये मुझे मालूम है। और अगर आप देख रहे हो तो ये कमेंट करके बता देना कि मैं सही था। सर अगर आपको एक बड़ा बॉलीवुड फिल्म के लिए कोरियोग्राफी करने का चांस मिले तो कैसा सॉन्ग बनाना आप पसंद करेंगे? सॉन्ग तो मैं ऐसे लिरिक्स बनाऊंगा जिसकी मीनिंग बहुत ज़बरदस्त हो, जिसके अंदर गहराई हो, डेप्थ हो, एक्सप्रेशंस, भाव हो। वैसा म्यूज़िक तो पहले वैसा बने। और म्यूज़िकलिटी की बात करूं तो बहुत अच्छा रिदम हो। मतलब जैसे मुझे अजय अतुल जी का जो म्यूज़िक है वो मुझे बहुत पसंद आता है। सर आपका गाना कौन सा फेवरेट है? जब आप ये वर्ड बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि कहीं हमारी उसमें भी एक वाइब ना मैच करती हो। आपका गाना फेवरेट कौन सा है सर? मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आप बताना। मिथुन का एक सॉन्ग है, आपको पता है वो वाला कि पतंगों को जलने का अरमा क्यों है, तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर। मैं जब भी खाली बैठता हूँ ना तो वो एक सॉन्ग सुनता हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जब अरमानों की बात किए, आप जब मीनिंग की बात किए, तो आपका कौन सा सॉन्ग फेवरेट है सर? देखो, आप अकेले में जो गाना सुनते हो वो जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो सुनते हो, है ना। तो बीइंग अ डांसर कोरियोग्राफर तो मैं बहुत तड़क भड़क गाने में डांस कराता हूँ। हाँ, बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर गाना मेरा फेवरेट पूछोगे कि मुझे क्या पसंद है, तो मेरा फेवरेट गाना है ए जिंदगी गले लगा ले। सुपर, ये मेरा फेवरेट है। मतलब आप अकेले रहते हो तो इस सॉन्ग को? हाँ, मतलब मेरे को बहुत सुकून देता है ये गाना। सर हम हमेशा वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें सुकून दे। हाँ। और ये सॉन्ग जो आप बता रहे हो सर, ये सच में बहुत ज़्यादा सुकून देता है। आप उसका अंतरा एक बार मीनिंग सुनो। जब आप मीनिंग की बात की सर, तभी मैं आपको बोला कि मुझे वो सॉन्ग जब भी मैं सुनता हूँ ना, 2-3 दिन पहले मैं एक भैया के साथ था, उनके एक इवेंट पे मैं होस्ट कर रहा था साथ में। तो वो जब हम लोग रात को खाना खाने गए तो ये गाना अचानक से बज गया उनके। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये गाना आपके प्लेलिस्ट में क्या कर रहा है? तो बोलते मेरे पापा का फेवरेट है। मैं बोला भाई ये मेरा फेवरेट भी है। पूरे बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ से हम लोग निकले हैं, गए थे हम लोग ढाबे खाना खाने अपना राजनांदगांव। वहाँ तक वो 7-8 बार गाना बज गया। बोला गाड़ी मैं चलाऊंगा। हाँ। इस गाने के साथ गाड़ी क्यों फील। कुछ गाने आज के जनरेशन के बच्चों सुना के उनको ही पसंद आएगा। हाँ, कुछ गाने ऐसे। तो मैं ऐसा म्यूजिक बनाऊंगा जो सबको पसंद हो, सदाबहार हो। और मैं बताया ना, मुझे एक्टर को बाहर निकालना है, उसका जो लिमिट है उससे बाहर लेके जाना है। मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं आप? कुछ करना चाहता हूँ मैं। जो पुराने गुरुओं ने जो मतलब नहीं है तो छूट गया है। हाँ। तो उसको मैं वापस उस ईरा को लाना चाहता हूँ मैं। उस अभिनय, एक्सप्रेशंस, वो उस डांस में वापस लाना चाहता हूँ सेम। तो वो चीज़ तो सर मुझे लगता है कि अगर एक मौका मिल गया आपको तो आपने उसको छोड़ने ही वाले नहीं है। बिल्कुल। और गॉड नोज कब वो दिन चुटकी बजा के आ जाए, क्योंकि आपके लिए तो हर चीज़ मैंने देखा है चुटकी बजा के ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से तो हर बंदा रिलेट कर सकता है। और ये क्वेश्चन को आपने कई बार सार्थक कर भी दिया है, पर फिर भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते ना सर। और मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में अभी भी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। 2 घंटे की पॉडकास्ट होगी, इसलिए मैं मजबूरी में इसको लास्ट कर रहा हूँ। मेरे को पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। मेरे को आपके स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ वर्ड यूज़ किया था कि सर हमें लगता है कि एक पॉडकास्ट में बात नहीं बनेगी, हमें दूसरा फिर एक बार बैठना पड़ेगा। बट आज का ना सर जो युवा है ना, वो कई सारे छोटे छोटे शहर से आता है, ठीक है। तो जो छोटे शहरों के यंग डांसर हैं उनको आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहोगे, जो रियलिटी शो पे जाना चाहते हैं, जो डांस करना चाहते हैं, जो अपने आप को सर बाहर खुल के जीना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए अनिल सर का क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही रहेगा दीपक, यंग डांसर्स, यंग टैलेंटेड डांसर्स के लिए, अपकमिंग डांसर्स के लिए, कि आप शॉर्टकट मत कीजिए। ओके। मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बी बिकम सक्सेसफुल डांसर और कोरियोग्राफर। बहुत जल्दी मत कीजिए,
बहुत जल्दी आपको फेमस होना है, बहुत पॉपुलर होना है या स्टेजेस चाहिए, नहीं, पहले आप मेहनत कीजिए सही डायरेक्शन में, बहुत मेहनत कीजिए, खुद पे मेहनत कीजिए, और फिर वो जो चीज़ आप चाहते हैं ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। ओके, तो शॉर्टकट मत अपनाइए, समय प्रॉपर लीजिए। समय दीजिए, टाइम दीजिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क कीजिए और अपना रास्ता चुनिए और बनाते जाइए। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बी सक्सेसफुल डांसर। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सर एक रीत रही है कि जब मेरे पास कोई मुझसे बहुत बड़ा आता है तो मैं इस पॉडकास्ट की एंडिंग नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि वही करें। तो उससे पहले मैं एक मैसेज बस बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ सर ये माइक शुरू से आप ही का है, अंत तक ये आप ही का रहे, और इसका समापन से लेके उद्घाटन तक के सारे कार्य आप ही करेंगे, क्योंकि ट्रेलर भी आप ही से स्टार्ट होगा इस पॉडकास्ट का, मेरे वर्ड्स नहीं आते। बिल्कुल। तो ये आप ही लास्ट भी करोगे सर, मैं नहीं करूँगा। बट उससे पहले मैं एक बात आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि अनिल सर का मेरे पॉडकास्ट में आना, ये मेरा, मैं अपने आप को मतलब बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और एक गुरु का स्थान क्या होता है ये शायद दुनिया में कोई आपको नहीं बता सकता, क्योंकि शिष्य कितना बड़ा भी बन जाए उसकी पहचान उसके गुरु से ही होती है। और बॉलीवुड ही नहीं, सब कुछ जानते हैं कि अनिल सर ने कितने लोगों की लाइफ बनाई है, क्योंकि लाइफ बनाने की बात सिर्फ लाइफ बनने से या पैसे कमाने से नहीं होती। उनके पर्सनल जो थॉट होते हैं, जो पर्सनल उनकी स्किल्स होती हैं, उसको बाहर निकाल के टेलीविज़न तक ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी सर ने हेल्प किया लोगों को कि यार तुम्हें बनना कैसे है। क्योंकि कई लोग के अंदर मैंने देखा है बड़े होने के बाद गुरूर बहुत आ जाता है, बट सर के स्टूडेंट्स में आज भी गुरूर नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इनके कई स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं, उसमें वन ऑफ आपका स्टूडेंट है सर अनुराग निर्मलकर इज़ अ माई नाउ पार्टनर। मैं और उसके साथ काम करता हूँ, वो भी आपका स्टूडेंट है। और मैं अलीशा को भी जानता हूँ, मैं सिड को भी जानता हूँ, मैं ऐश्वर्या रंजन जी को भी जानता हूँ, है ना। और सर मैं उनके साथ ही किसी लोगों के साथ शुरू किया था ना अपना कैरियर की, मतलब मैं अलग जो से शुरू किया था पूरा जो आप नाम ले रहे हो, क्योंकि सर हमारी उम्र वही वाली है। हाँ, अच्छा। तो मैं जानता हूँ कि सर आपने सिर्फ उनकी अंदर की स्किल्स नहीं निकाला, आपने उनके अंदर एक इंसान भी पैदा किया जो आज वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। और हमारे शहर के लोगों को आज भी अगर हम बॉम्बे जाते हैं तो वो उतना ही प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, कहीं भटक जाए तो उनको रास्ता दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमें सिर्फ डांस नहीं सिखाए, हमारे दोस्तों को एक अच्छा इंसान बनना और एक इंसान की वैल्यू करना भी सिखाया। उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से और आपके हर स्टूडेंट की तरफ से आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अब ये आपका है माइक, जो आप कहेंगे वही सब कुछ है। थैंक यू दीपक, मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सुना तो मैंने काफ़ी कुछ था आपके बारे में, लेकिन मिले हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर। सर और सबसे पहले जब मैं एंटर किया तो आप पूजा कर रहे थे, है ना। आसन तो वो एक, हाँ हाँ, नवरात्रि आसन स्टार्ट था, पूजा कर रहे थे। तो एक सबसे पहला वाइब वहाँ से मुझे में आया कि इंसान देखो पूजा कर रहा है वो। दूसरा जब मैं स्टूडियो एंटर किया तो स्टूडियो का जो वाइब है बहुत अलग है। मैंने कहा भी कि आपको देख के कोई नहीं बता पाएगा कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। तीसरा, मुझे नहीं लगता, मतलब पहले भी लोगों ने मेरा बायोग्राफी लिखा है, बोला है, बताया है। जुनून ज़माना भी आया था मेरे बारे में, और एक बाहर के राइटर ने भी लिखा है मेरे बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें आप मुझसे निकल पाए हैं वो लोगों ने नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। तो मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू कि मुझे यहाँ पे सर आप आशीर्वाद दो, आशीर्वाद बहुत सारा प्यार दूंगा मैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अनसक्सेसफुल स्टोरी बाय दीपक सिंह। देखिए, बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि बच्चा ही बोलूँगा मैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी वेल नोन आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, नॉट ओनली पॉपुलर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आइए, दीपक से मिलिए और बस अपने बारे में बताइए। हम सबकी स्टोरियाँ कवर करते हैं सर। हम हर सफलता से लेकर सफलता तक की कहानियाँ सुनते हैं। आप सुनाने को तैयार हैं, हम सुनने को तैयार हैं सर। कोई सुनने को तैयार है, वही मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोग का आशीर्वाद मेरे सर बहुत मिलेंगे। मुझे लगता है कि सर के पॉडकास्ट आने के बाद मुझे बहुत सारे अप्रोच आने वाले। थैंक यू सो मच गाइस अभी से आप लोग को क्योंकि सर की पहचान थोड़ी दूर तक है तो मैं उसके थोड़े बहुत बेनिफिट उठा सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग एंड कीप लविंग गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।